ठीक है, चैप्टर एक नया अध्याय। ठीक है, क्या पढ़ना चाह रहे हैं? होता रहता है, जब कुछ नया शुरू होता है तभी तो आता है। क्या पढ़ना है? कुछ नया पढ़ रहे हो? हम लोग का बच्चा हुआ है सब। अभी शुरू करेंगे हम लोग एंशिएंट से थोड़ा। और एंशिएंट में तुम लोग के क्या टॉपिक हो गए ये बता दो मुझे, उसके आगे मैं पढ़ाऊंगा। कौन कौन था? क्लास कितने हो गए? कितना? सिंधु घाटी सभ्यता हो गई है। अच्छा, और सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा कोई टॉपिक? वैदिक काल कंप्लीट हो गया? वैदिक कंप्लीट हो गया बचा? और प्रागैतिहासिक काल हो गया था। ठीक, चलो वैदिक से पढ़ा दो। हाँ ठीक है, वैसे ही शुरू करते हैं, कुछ देखते हैं। तो बेसिकली देखिए, एंशिएंट का जो पोर्शन है उसके अंदर आर्ट एंड कल्चर को मर्ज करके पढ़ाऊंगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा मिलता जुलता है हम लोग के जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके प्राचीन साक्ष्यों के साथ, है ना। तो सबसे ज्यादा अगर वास्तुकला के स्रोत देखेंगे हम लोग, सबसे ज्यादा मंदिर आर्किटेक्चर देखेंगे अगर हम लोग, है ना, और सबसे ज्यादा बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट्स के स्ट्रक्चर्स देखेंगे या किसी भी सोर्स के फॉर्म में हम लोग देखेंगे तो वो एंशिएंट काल सबसे ज्यादा दिखता है आर्ट एंड कल्चर में, है ना। तो आज के समय में जो एग्जाम पैटर्न सेट होता है उसके अंदर आर्ट एंड कल्चर पूछ लेता है एंशिएंट हिस्ट्री के नाम पे, और आप लोग को ये लगता है कि एंशिएंट हिस्ट्री आया हुआ है ना। एक्चुअल में वो एंशिएंट हिस्ट्री नहीं होता है, वो आर्ट एंड कल्चर होता है। तो आर्ट एंड कल्चर के ही कुछ बहुत सारे मुद्दे एंशिएंट के साथ में कवर करते हुए चलना है, उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। फिलहाल अभी शुरू करते हैं, ठीक है, आरंभ करते हैं प्रवचन। ठीक, और इसके अंदर मैंने कुछ चीजें, देखो ये वाली स्लाइड देख के आपको मेरी पुरानी कुछ स्लाइड याद आएंगी, डेमो क्लास वाली, है ना। डेमो क्लास देखा होगा जिन लोगों ने, उनको मैंने ये पेपर दिखाया था। ठीक है, यूपीएससी का 2023 का पेपर था और ऐसे ही टीसीएस का 2023 का पेपर था। तो ये वो पेपर थे जिसके अंदर आर्ट एंड कल्चर या एंशिएंट हिस्ट्री के मिले जुले क्वेश्चंस हैं वो आए थे। उस समय तो मैंने एंशिएंट छोड़ दिया था क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया भी नहीं था। अभी मैं आपको कुछ एंशिएंट के क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ जिसके बेसिस पे आगे आने वाला जितना भी सिलेबस है हम लोग डिसाइड करेंगे और उसी से रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यूपीएससी में बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूछा गया था। बौद्ध धर्म या बुद्धिज्म से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन, और इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वाला बौद्ध धर्म जो है वो बेसिकली नॉर्थ का बौद्ध धर्म नहीं है। ये बौद्ध धर्म जो पूछा जा रहा है साउथ का बौद्ध धर्म पूछा जा रहा है, ब्रैकेट में आंध्रा लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये साउथ में उस समय में किस तरीके के उनके ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन चलते थे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो बुद्धिज्म अभी आप लोग पढ़ते हो तो सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ लेते हो कि नॉर्थ में कहाँ पे बुद्धिज्म प्रमोट हुआ, किस जगह पे, बिहार, पटना, ये सब पढ़ते रहते हो, है ना, उत्तर प्रदेश का थोड़ा इलाका। लेकिन साउथ में ये कैसे पहुंचा, इसकी ब्रांचेस कैसे की, उसके बारे में थोड़ा हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद में देखिए अगेन फिर सेकंड क्वेश्चन फिर से बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कुछ स्तूप दिए गए थे, ठीक है, और उन स्तूपों का नाम दिया गया था और पूछा गया था वो जो स्तूप है उन स्तूपों के बेसिस पे बौद्ध धर्म को कैसे आप लोग जस्टिफाई करेंगे। तो वो बौद्ध धर्म और स्तूप बहुत पुराना नाता है। आप लोग मध्य प्रदेश से लेकर बिहार से लेकर या हम लोग बात करें महाराष्ट्र से लेकर इन तमाम जगहों पर बहुत सारे स्तूप दिखते हैं। ये स्तूपास बेसिकली बौद्ध धर्म से रिलेटेड या उसी कल्चर से रिलेटेड बनाए गए थे। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी अगेन फिर इसी से रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन देखिए दक्षिण भारत से रिलेटेड पूछा गया था, और दक्षिण भारत के जो वंश हैं इस समय वो वंश वो पूछे गए थे, वो शायद जो रोमन एम्पायर के कंटेम्परेरी वंश हुआ करते थे। ठीक है, अब रोमन एम्पायर का जमाने की अगर बात करो 300-400 बीसी की बातें हो रही है अप्रॉक्स, है ना। तो उस 300 बीसी के अप्रॉक्स कौन से वंश भारत के अंदर यहाँ पे रहते थे, उन दक्षिण भारत के वंशों की यहाँ पे चर्चा की गई है। अब 300-400 बीसी के आसपास अगर आप लोग आओगे तो आपको कुछ मौर्य समाज के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। उत्तर मौर्य काल पढ़ने को मिलेगा जिसमें कुषाण वगैरह के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे राजवंश इस समय में पूछे गए दक्षिण भारत से रिलेटेड, कौन से समय में राजवंश थे उनकी चर्चा की गई है। जैसे ही दक्षिण भारत आए 3 राजवंशों को तुरंत याद कर लेना चाहिए जिनको हम लोग चोला, चेरा और पांड्या के नाम से जानते हैं। ये 3 राजवंश इतने इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में किसी न किसी तरीके से पूछ लेता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत के राजवंश पूछे गए। उसके बाद में संगम कविता,
संगम कविता बेसिकली संगम काल बोला जाता है, दक्षिण भारत का यही जमाना है, चेरा, चोला और पांड्या वाला। और ये राजवंश तीनों जहां पर आके मिलते थे एक जगह पे, वहां इनके कवि, इनके बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूशंस के नेता होते थे, लीडर्स होते थे या धार्मिक गुरु होते थे, वो सब एक जगह आके बैठते थे और बैठ के आगे क्या करते थे, चर्चा करते थे कि दक्षिण भारत में किस तरीके का अब आने वाले समय में जो राजतंत्र है वो होना चाहिए। वही इलाका संगम का इलाका कहलाता था यहाँ पे। तो ये संगम के दौर में कुछ कविताएं लिखी गई, तमाम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। तो उन्हीं कविताओं की बात हो रही है, उसकी बात करेंगे हम लोग। 8वीं शताब्दी की बात हो रही है। 8वीं शताब्दी के कुछ राजवंश, यहाँ पर कौन कौन से राजवंश 8वीं शताब्दी में स्थापित हुए थे, ऐसे राजवंशों की बात की गई। और ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सही। तो हम लोग को बेसिकली 8वीं शताब्दी के राजवंश इसलिए याद रखना भी जरूरी है क्योंकि 8वीं शताब्दी में प्राचीन भारत समाप्त होता है ना, वहां से मध्यकालीन शुरू होता है। यही तो है, मोहम्मद बिन कासिम का अटैक और मध्यकालीन हम लोग मान लेते हैं शुरू। तो 8वीं शताब्दी में भारत में जो राजवंश है उनका इतिहास आपको जानना जरूरी है, इसलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, साहित्य और रचनाएं दी गई है, कुछ साहित्य दिए गए हैं, कुछ रचनाएं दी गई हैं, उनको आपस में मैच करने को आया था। अभी ये पढ़ते जाओगे तो साहित्य रचनाएं बीच बीच में आती जाएंगी क्योंकि आर्ट एंड कल्चर को साथ में लेकर चलेंगे हम लोग, है ना। तो ये आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में फिर धर्म, और जो धर्म पूछा गया था वो जैन धर्म पूछा गया था। 2 बौद्ध धर्म और 1 जैन धर्म। यूपीएससी बौद्ध और जैन धर्म के क्वेश्चन से बहुत दूर रहता था, है ना, क्योंकि ये पीसीएस का एरिया है। वो हमेशा इस बात को मानते थे कि पीसीएस वाले बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत पूछते, लेकिन इस बार यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया अपना। और बुद्धिज्म जैनिज्म से आप लोग देख रहे हो अभी तक 3 क्वेश्चन हमको देख चुके। तो ये धर्म जो है इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी, तो आपको वहां भी पढ़ना जरूरी है ना। उसके बाद में विजयनगर तो आपने वही पढ़ा है, मेडवेल के बाकी क्वेश्चन है, मॉडर्न के क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, और ये अगेन फिर एक क्वेश्चन देख लो आप, स्थल किसके लिए जाना जाता था, बौद्ध और जैन स्थल दिए गए। ठीक है, अब इन्हीं 13 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन सीधा सीधा बुद्धिज्म और जैनिज्म से, है ना। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि 13 में से 4 क्वेश्चन सीधा सीधा बुद्धिज्म जैनिज्म में से आए, जहां यूपीएससी इसको तरजीह भी नहीं देता था, अब 4 क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें से। और ये अब तक का इतिहास का सबसे कम क्वेश्चन है जो किसी एग्जाम में पूछा गया है। 13 क्वेश्चन कभी पूछे ही नहीं जाते हैं, इवन प्लस ही रहता है हमेशा, 20, 22, 18, 17 ऐसे ही रहता है। लेकिन इस साल इन्होंने इतिहास कम किया था, 13 क्वेश्चन ही पूछे थे, जिसमें 4 क्वेश्चन आप देख लो सीधा सीधा बौद्ध और जैन धर्म से, है ना। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि हमको कौन से एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और कौन से एरियाज को ज्यादा पढ़ना है। क्योंकि देखिए लिमिटेड क्लास है, 10 क्लास के अंदर मैं सब नहीं करा सकता, सारी चीजें नहीं बता सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे ही चीजों को उठाना पड़ेगा जो चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हो, और आप जब कल एग्जाम देने जाओ तो इन 10 क्लासों में से आपको तमाम क्वेश्चंस मिल जाए, है ना। तो कोशिश हम लोग वही करेंगे, इसलिए इसकी एनालिसिस बहुत जरूरी है, आप लोगों के सामने करवा दे रहा हूं, जिससे आप लोग को भी पता चले कि हम लोग कौन से क्वेश्चन को ज्यादा टच कर रहे हैं, किसको कम, है ना। अगेन फिर पहला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ये पीसीएस का क्वेश्चन पेपर है 2023 का, अभी जो पीसीएस का पेपर हुआ था, पहला क्वेश्चन इसमें बुद्धिज्म से अगेन फिर रिलेटेड आया है। उसके बाद में छोड़ दीजिए, ये तमाम क्वेश्चन है पूरे आपको मॉडर्न और मेडिवल में आप पढ़ ही चुके हैं इन सब के बारे में। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी पूछी गई है, एंशिएंट हिस्ट्री के समय में अटैक की, कि कौन से विदेशियों ने किस समय भारत के ऊपर अटैक किया एंशिएंट हिस्ट्री में। हम लोग को मध्यकालीन का तो रटा रहता है ना, गौरी, गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम सब रटा रहता है विदेशियों का, लेकिन ऐसा एंशिएंट हिस्ट्री में भी तो हुआ था, प्राचीन इतिहास में भी तो कुछ अटैक्स हुए। तो वो विदेशी अटैक जो हुए हैं यहाँ पर, चाहे शक के हो, चाहे कुषाण के हो, चाहे यूनानी के हो, इनकी क्रोनोलॉजी पूछी थी कि पहले किसने किया, फिर किसने किया, उसके बाद किसने किया। अब इसको क्रोनोलॉजिकल लगाने के लिए आपको ये शासन पता होना चाहिए ना, कि कौन कौन से शासनकाल कब कब हुए हैं और क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, तो आप इनके बारे में वहां पर पढ़ोगे, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगेन फिर ये सब क्वेश्चन इसके नहीं है। फिलॉसफी, दर्शन, 6 दर्शन होते हैं हमारे, ठीक है, उन दर्शन के बारे में यहाँ पे पूछा गया, और ये दर्शन मैच करने को आए थे इस समय, फिलॉसफी के 6 दर्शन, कि कौन से दर्शन को कौन से आचार्य के द्वारा यहाँ पर लाया गया था, ऐसे दर्शन को पूछा गया था। ठीक है, जैसे सांख्य दर्शन किसके द्वारा लाया गया है ना, मीमांसा, उत्तर मीमांसा किसके द्वारा लाया गया, पूर्व मीमांसा किसके द्वारा लाया गया, ऐसे करके इन्होंने इस तरीके के दर्शन पूछे थे क्रोनोलॉजिकल मैच करने के लिए। तो वो पढ़ोगे अभी आप लोग, आगे देखोगे। ठीक है, पुराणों की बात हुई है,
पुराणों की बात हुई है मौर्य और गुप्ता पीरियड के दौरान, पुराणों के महत्व के ऊपर बात हुई है, या मौर्य और गुप्ता के दौरान आते आते इस समय में आते आते पुराणों का अस्तित्व रह गया था, या लोग उसको फॉलो करते थे, या लोगों ने राजनीतिक तंत्र को इतना हावी कर लिया था कि पुराणों वेदों से दूर हो गए थे। तो इस क्वेश्चन को इसी वजह से बनाया गया था, पुराणों से रिलेटेड कुछ चीजें मौर्य और गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड पूछी थी। अभी मौर्य गुप्ता पढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग वहां पे पुराणों या फिर साहित्य से रिलेटेड क्या क्या कार्य हुए, तो आपको वहां पर इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद में फिर ये सब तो ठीक है, हो गया खत्म। तो देख रहे हैं आप लोग, लास्ट क्वेश्चन है हड़प्पा से रिलेटेड। ठीक है, हड़प्पा की सबसे पूर्वी साइट पूछी थी। ठीक है, हड़प्पा की सबसे पूर्वी साइट कौन सी, आलमगीर पुल के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अभी देख भी लेंगे किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है क्या है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन वो है जिन क्वेश्चंस के ऊपर चर्चाएं की जा रही है। बाकी आरोग्य तो मैंने आपको कराया है, कम से कम हम लोग 2014 तक के तो आरोग्य पेपर सॉल्व भी कर चुके हैं, है ना। 23 से लेकर 14 तक के तो हमने उसमें देखा है कि प्राचीन इतिहास का किस तरीके का नेचर है। तो वो कोई इतना टफ नेचर नहीं दिखता है कि आप उसको सॉल्व ना कर पाओ। अगर आपने प्राचीन इतिहास की क्रोनोलॉजी भी कायदे से पढ़ी हुई है, अगर उसको अच्छे से आपको ये भी पता है कि किसका इरा कब आता है और किसका इरा कब खत्म होता है, और उसमें इंपॉर्टेंट राजा कौन कौन से, इतना भी अगर आपको पता है, तो आप एंशिएंट इतिहास का कम से कम 60% पेपर सॉल्व कराओगे। 40% नहीं होगा क्योंकि वो टफ फैक्ट पूछते हैं, लेकिन 60% पेपर आप सिर्फ क्रोनोलॉजी अगर आपको याद है प्रॉपर पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की, तो आप उस बेसिस पे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एंशिएंट इतिहास को हम लोग को यही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, इन्हीं की चर्चा करनी है आगे। ठीक है, अभी मेरा फोटो भी आया, नहीं भाई फोटो दिखाने आया, खड़े सामने आना देखिए। ठीक है, इतिहास देखिए सिलेबस के फॉर्म में ये और ये हम लोग खत्म कर चुके। ठीक है, हमने देख लिया मॉडर्न इतिहास पूरा हो गया, मेडिवल पूरा हो गया, और इसमें वर्ल्ड का भी एक क्वेश्चन है, खत्म हो गया। एंशिएंट में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उसकी एक क्रोनोलॉजी ये है, हम लोग को ये टॉपिक्स को पढ़ना है प्राचीन इतिहास में, जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, ये वही आदि मानवों का काल है ना, इसको पूरा का पूरा देखना रहता है हमको कि आदि मानवों काल या प्री हिस्टोरिक इरा है क्या, जिसके अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सब पढ़ते हो ना। तो ये वो वाला इरा है जब हम लोग इसको पढ़ेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी बात हो रही है। हड़प्पा जो है पूरा का पूरा पहला सिटी मिला था, इस वजह से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग को करनी। साउथ इंडिया में बता रहा हूँ, बार बार इंपॉर्टेंट हो चुका है, साउथ इंडिया से क्वेश्चन आते हैं। तो साउथ इंडिया की किंगडम चाहे अर्ली फेज में हो चाहे लेटर फेज में हो, तो साउथ इंडिया की क्या क्या किंगडम है, कब कब रही है, उनके बारे में भी हम लोग को यहाँ पढ़ना है। उसके बाद में आयरन एज, जो कि जिसके बाद में तुरंत वैदिक एज शुरू होती है। ठीक है, आयरन एज के बारे में थोड़ा सा पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इधर सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो रही है, उधर आयरन एज शुरू हो रही है, और आयरन एज शुरू होते ही एक नया दौर आ जाता है जिसको हम लोग वैदिक एज कहते हैं। तो इसके बीच में क्या कनेक्शन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड क्या है, इसके बारे में हम लोग को यहाँ चर्चा करनी है। इसके बाद में प्री मॉडर्न पीरियड, मौर्य से पहले कौन से शासक भारत के अंदर आए या विदेशी आक्रमण इस समय में कौन कौन से हुए, और फाइनली मौर्य कैसे यहाँ पे स्थापित हुआ। इसके अंदर आप लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपद के बारे में, सुना होगा 16 महाजनपद आप लोग ने, उनमें से एक मगध जो था वो मौर्य एम्पायर का शासन बना था पूरा का पूरा। तो ये प्री मॉडर्न पीरियड पढ़ना है। उसके बाद में मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद में मौर्यास के बाद के जो शासक है, क्योंकि कुछ सालों का गैप रहा, उसके बाद के कुछ शासक है, विदेशी आक्रमण भी इस समय में हुए, और बाद में फिर गुप्ता एम्पायर यहाँ पर आके स्थापित होता है। तो गुप्ता एम्पायर, जिसको गोल्डन एम्पायर भी बोला जाता है, ठीक है, स्वर्ण युग भी बोला जाता है भारतीय इतिहास का, इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। एज ऑफ गुप्तास में, एज ऑफ गुप्तास के बाद में लास्ट में छोटी छोटी किंगडम्स बचेंगी, जिसके अंदर कुषाण, हर्षवर्धन, इन सब के बारे में हम लोग को बातें करनी है। तो ये लास्ट की कुछ किंगडम्स हैं जिनकी चर्चाएं करनी है। इसके अंदर एक टॉपिक और है, और वो है रिलीजन। ठीक है, रिलीजन की बात करेंगे, या फिर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म भी कहा जाता है इसको। अगर हम लोग जैसे मध्यकालीन में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म की बात करें तो सूफी और भक्ति आंदोलन, अगर हम लोग आधुनिक में बात करें तो कल ही हम लोग ने देखा राजा राम मोहन राय से लेकर तमाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब सामाजिक धार्मिक आंदोलन। और अगर हम लोग प्राचीन इतिहास में बात करें तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म हमारे लिए कौन से हैं, जैन धर्म का आना, बौद्ध धर्म का आना, यही जैनिज्म और बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट जो है, यही हमें यहाँ पर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के फॉर्म में पढ़ना है। तो ये है आपका प्राचीन इतिहास, जिसके बारे में हमको चर्चा करनी है। ठीक है,
चलिए आते हैं सिलेबस के ऊपर। बेसिकली इनके प्राचीन इतिहास, जैसा कि पहले से ही आपको पता है, इसमें कुछ नई बात नहीं बता रहा हूँ कि प्राचीन इतिहास के काल को हम लोग कहां से कहां तक जानते हैं। मानव के आगमन से लेकर, जिसको हम लोग प्री हिस्टोरिक एरा बोल रहे थे, उस प्री हिस्टोरिक एरा से लेकर 8वीं शताब्दी तक, ठीक है। 8वीं शताब्दी बेसिकली वही 712 या 11 ईस्वी की बातें हो रही है, जब मोहम्मद बिन कासिम खुद आया और उसने अपने कुछ दल के नेताओं को भेजा था भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो ये वही 711-12 की बात हो रही है। तो बेसिकली 8वीं शताब्दी तक प्राचीन इतिहास हमको पढ़ना रहता है और ये 8वीं शताब्दी तक का काल होता है, ठीक है। तो इस काल के अंदर बेसिकली अब क्या क्या चर्चाएं हमको करनी है, उन चर्चाओं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्राचीन इतिहास आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है आपको इस चीज में, ठीक है। हम लोग देखो इतिहास के काल को 3 खंडों में विभाजित करते हैं, सब लोग इस बात को जानते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं। प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज पहला काल होता है इसका, ठीक है। दूसरा होता है प्रोटो हिस्टोरिक या आग ऐतिहासिक काल कहते हैं, और तीसरा ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक एज हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो काल है, इस काल को बेसिकली हम लोग नोमैडिक मैन की काल कहते हैं। नोमैडिक का मतलब आदि मानवों का काल बोला जाता है, ठीक है। आदि मानवों का काल है ये पूरा का पूरा। इस समय में मानव अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ग्रो कर रहा है ना। आया है जमीन के ऊपर, और जमीन के ऊपर आने के बाद में कहीं फसल की खोज कर रहा है, कहीं आग की खोज कर रहा है, कहीं कुछ मटेरियल्स ढूंढ रहा है, उसके बेसिस पर अपनी दिनचर्या और जीवन को व्यतीत करने की कोशिश कर रहा है। ये पूरा का पूरा कालखंड आपको इसी के बारे में बताता है। लेकिन इस कालखंड के बारे में हमको पता कैसे चला, ये एक बहुत रहस्य वाली चीज है। रहस्य वाली चीज इसलिए क्योंकि ना तो हमारे पास में इस समय के कोई रिटन एविडेंसेस है, और जब रिटन है ही नहीं तो ऐसे एविडेंसेस हमारे लिए ना तो कहीं पढ़ने को मिले, तो रिटन और रीडिंग कुछ थे ही नहीं इस समय में। ये वो काल था। अब जिस समय अगर आपको अपने प्राचीन या कोई भी इतिहास के बारे में जानना होता है, किताब उठाते हो, किताब उठाने के बाद में पढ़ते हो उसको, तब तो जान पाते हो। तो यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि हम इसके बारे में कुछ जान सके, मतलब कोई साहित्य है ही नहीं जिससे हमको इस कालखंड के बारे में पता चले। तो फिर कैसे पता चला इसके बारे में? इसके बारे में पता चला जब हम लोग ने कुछ पुरातात्विक स्रोतों का सहारा लिया, ठीक है। मतलब बेसिकली आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसने क्या करा, इस पूरे के पूरे कालखंड को, इस समय के लोगों को ढूंढना शुरू किया, ठीक है। आपने टेक्नोलॉजी सुनी होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी, कार्बन डेटिंग, ठीक है। कार्बन डेटिंग से ये पता चल जाता है कि कितना समय पुराना कौन सा मटेरियल है, ठीक है, या कौन सा इक्विपमेंट कितना समय पुराना है। उससे ये भी पता चल जाता है मानव की हड्डियां या जो भी निर्मित चीजें हैं, उन तमाम चीजों से पता चल जाता है कि ये कितनी पुरानी रही होंगी, है ना। तो ये सब चीजें हमको पता चल जाती है। तो जब प्री हिस्टोरिक का एरा था, तो इस समय में हमको लिखने या फिर पढ़ने की तो किसी भी तरीके की कोई वस्तु नहीं मिली, लेकिन हमने आर्कियोलॉजिकल साइट्स के सहारे या आर्कियोलॉजिकल सर्वे के सहारे, एएसआई के सहारे इन तमाम जगहों को खोजना शुरू किया। तब हमको पता चला कि हमारे पास में तो इस समय में एक पुरापाषाण काल था, एक मध्य पाषाण काल था, एक नवपाषाण काल था, ऐसे काल थे। और नवपाषाण काल के बाद में वो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आ गया, जिस ट्रांसफॉर्मेशन ने धीरे धीरे लौह युग को जन्म दे दिया, ठीक है। कॉपर एज आई थी, कॉपर एज के बाद में धीरे धीरे लौह युग का एक जन्म होना शुरू हो गया। तो बेसिकली ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसे शुरू हुआ और कैसे मानव यहाँ पर आया, मानव द्वारा निर्मित चीजें कैसे लोगों ने जानना शुरू करी, ये सब हमको बताता है प्री हिस्टोरिक एज। अब इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, तो इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आगे आते हैं आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल, जैसा कि माना जाता है कि इस समय में हमको रिटन एविडेंसेस मिल गए, लेकिन सारी चीजें मिली हुई, जिससे हमको ये पता चल सकता था कि इस समय काल में क्या क्या चीजें इस समय में हुआ करती थी और कैसे कैसे लोग रहा करते थे, समाज कैसा होता था, वहां के लोग कैसे होते थे, ठीक है। लेकिन एक समस्या आ गई कि हम इन सब चीजों को पढ़ नहीं पाए, ठीक है। हम इन सब चीजों को पढ़ नहीं पाए। इसकी भाषा ऐसी थी, इसकी लैंग्वेज ऐसी थी, जिसको पढ़ना लगभग इम्पॉसिबल रहा। और आज तक इसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, लेकिन आज तक हम लोग ये भाषा नहीं समझ पाए, ठीक है। अब कोई भी भाषा, जैसे आज के समय में आपके सामने चीनी रख दी जाए तो आप नहीं समझ पाओगे बिना गूगल की हेल्प के, है ना। वहां पे गूगल को भी बोलना पड़ेगा चीनी भाषा कन्वर्ट करो, है ना, तब बोलना पड़ेगा, तब वो कन्वर्ट करके आपको एक सेंटेंस देगा। तो आज के समय में तो ये है,
लेकिन उस समय की वो लिपि ही नहीं पता है हमको, किस तरीके की लिपि वो यूज करते थे, तो गूगल भी उसको खोज नहीं पाया कि कौन सी भाषा लिखी है, किस तरीके की चीजें लिखी है। तो आज तक इस पे कार्य चल रहा है। हो सकता है कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमको इसके बारे में बताए। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हमने जानी, फिर कैसे जानी जब हम इसको पढ़ ही नहीं पाए, ये लगभग ऐसी ही तो बात हो गई जैसी ये है ना, ऐसी होगी। लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज अच्छी मिल गई, जो पिक्चर्स थे। जब चीजें लिखी गई तो कुछ कुछ पिक्चर्स डाली गई उसके अंदर। तो जब पिक्चर्स डाली गई तो हमको देखा, अरे टेराकोटा दिख रहा है यहाँ पर। टेराकोटा की आर्ट होती है मिट्टी से बनाए गए बर्तन पक्के तरीके से जब आगे पे जला के बना लिया जाता है, तो वो टेराकोटा होता है। उसके ऊपर कुछ नक्काशी दिखने लगी, नक्काशी में डिजाइनें बनाई जाती हैं मिट्टी के बर्तनों के ऊपर, वो डिजाइनदार बर्तन दिखने लगे वहां पर, ठीक है। कुछ भित्ति अभिलेख दिखना शुरू हो गए, भित्तियां दिखना, जैसे दीवारों पे पेंटिंग होती है, कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं। तो ये सब चीजें हमको दिखना शुरू हुई, हमने उससे अंदाजा लगाया, अच्छा ऐसे लोग यहाँ पर रहते होंगे। लेकिन हमको अभी भी पढ़ने में नहीं आया। अभी भी आप कह सकते हो कि हम लोग 70-80% आईडीए से लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी रही होगी, क्योंकि 30% तभी कंफर्म होगा जब आप उसके बारे में लिखित तौर पर जान जाए और पढ़ पाए उन चीजों को। पढ़ तो पाए नहीं, तो हो सकता है कि 100 साल बाद कोई और दयाराम साहनी आए, है ना, और वो आके बताए कि अरे नहीं, हड़प्पा की साइड तो ऐसी थी, यहाँ पर ये सब चीजें हुआ करती थी, इसमें थोड़ा परिवर्तन है, हमने तो पढ़ लिया इसको, इसमें तो ये लिखा हुआ है। तो क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, इतिहास पूरा बदल जाएगा, हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एविडेंसेस के तौर पर जानते हैं जो हमारे पास में है, ठीक है। फिलहाल अभी यूपीएससी के सिलेबस में आपको यही पढ़ना है, आगे चल के क्या होगा नहीं पता, तब बचोगे भी नहीं, कोई नहीं बचेगा। तो ये आग ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिस समय में हम लोग लिखित भाषा तो देख लिए लेकिन उसको पढ़ना नहीं जानते थे। ऐसे काल का कोई एग्जाम्पल हमारे पास में है तो वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, या जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, अब इस दौर की अगर बात करें तो बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको 2500 से लेकर 1800 भी माना है, और बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे 2350 से 1750 भी माना, ठीक है। ये दो कालखंड में विभाजित माना जाता है। ऐसे कालखंड में इसलिए रख दिया गया सेफ जोन के लिए, सेफ जोन का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड रहा होगा मे बी, और ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड को उन्होंने सेफ लेने के लिए 2500 से 1800 कर दिया होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो डेटा हमें बताता है वो 2350 से 1750 का डेटा हमारे पास में है। इस समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता रही होगी, ठीक है। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर रही, इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ तथ्य बताऊंगा मैं आपको, बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने पढ़ी हुई चीजें जो अभी आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा, ठीक है। तो देखिए, प्राचीन इतिहास के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत महत्व है, क्योंकि एकमात्र ऐसी सभ्यता भारत की जिसके प्रमाण के तौर पर हम प्राउडली बोल सकते हैं कि हमारा इतिहास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात अगर की जाए तो यहाँ के लोग अपनी लाइफ को एडवांस तरीके से जिया करते थे। शायद आज के जमाने में भी हम लोग उस लाइफ को नहीं जी पाए, ये वो लोग उस जमाने में जिया करते थे। पक्की सड़कों से लेकर पक्के मकान से लेकर कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इनके पास ना रही हो, लेकिन वो सब कैसे नेचर ने सिमटा दी, निपटा दी, पूरी की पूरी खत्म हो गई, हम नहीं जानते उसके बारे में, ठीक है। लेकिन ये लोग इतनी एडवांस लाइफ जिया करते थे, शायद हमको भी बहुत सारी चीजें पता भी नहीं है कि ये लोग किन किन एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुके थे। लेकिन कुछ चीजें तो हमें पता है जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब भी बात होती है तो ये इंडिया का मैप है, आपको दिख रहा है इस इंडिया के मैप के अंदर। तो यहाँ पर इंडिया के मैप के अंदर एक उत्तर प्रदेश के रीजन से अगर हम लोग शुरू करें, ठीक है, इस उत्तर प्रदेश के रीजन से, यहां से, और ये इधर चले आओ आप लोग सीधा प्रॉपर, ठीक, और इसको मिला दो ऊपर कश्मीर से ले जाकर, ठीक, और ये इस तरीके से कुछ आ जाता है। तो जब हम लोग बात करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्र क्या था, तो ये था उसका क्षेत्र जो एक त्रिकोण के फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। तो जब ये त्रिकोण बना हुआ दिखाई दे रहा है हमको, बेसिकली ये थोड़ा सा अगर बात की जाए त्रिकोण में थोड़ा सा इस तरीके का है कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की साइड थी ये इस जगह पे लगती थी, और थोड़ा सा दक्षिण भारत की तरफ भी आते हैं, और ये साइड यहाँ से घूम जाती है इस तरीके से, और मध्य प्रदेश के कुछ रीजन को कवर करती है। तो ये कुछ इस तरीके का, ठीक है, मतलब समोसा लिख रहा होगा आप लोग, है ना, हाँ, तो ये समोसे के शेप का थोड़ा सा दिखता है। सर ये महाराष्ट्र तक था ना दायमाबाद? हाँ, नीचे जो मध्य प्रदेश का दक्षिण भाग है उसी को दायमाबाद बोला जाता है, जो महाराष्ट्र में लगता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस रीजन तक है, इसको अगर हम लोग हटा दें
तो ये पूरा पूरा क्या दिखता है, ऐसा त्रिकोण आकार का थोड़ा बहुत दिखता है। तो मतलब इसकी अगर आकृति आपसे पूछी जाए किस तरीके का था, तो ये त्रिकोण अवस्था में रहा करता था। लेकिन इसमें रीजन कौन कौन से लगा करते हैं, वो रीजन जानना हमें जरूरी है, क्योंकि वो रीजन हमसे पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर बात की जाए कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये पूरा का पूरा इलाका किस तरीके से विभाजित था, तो अगर उसकी बात की जाए तो देखिए, सबसे अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बताऊं, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्टर्न का रीजन हो गया। ये 4 रीजन के ऊपर सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैली थी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग शुरू करें वेस्टर्न साइड से, वेस्टर्न साइड में एक जगह पड़ती है, कौन सी, संतका गैंडोर। कहां पे है ये, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहां है, दास नदी के किनारे। बलूचिस्तान, ठीक है। और बलूचिस्तान अगर बात की जाए तो इसमें रिवर भी पूछा जाता है आपसे, तो ये कौन सी रिवर है, दास की रिवर, ठीक है, या फिर दास नदी के किनारे बसने वाला एक शहर है जिसको हम लोग सुत्ता गैंडोर कहते हैं, जो हमारा पश्चिमी इलाके का सबसे एक्सट्रीम रीजन है, ठीक है। इसके बाद में अगर नॉर्थ के इलाके पे चले आओ, तो नॉर्थ में एक जगह पड़ती है मांडा। मांडा जगह है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और ये कौन सी रिवर पे बसता है, चेनाब रिवर के ऊपर बसता है, ठीक है। तो चेनाब रिवर इसके किनारे है। इसके बाद ईस्टर्न साइड पे आ जाए तो आलमगीरपुर, हिंडन नदी, ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के अंदर आलमगीरपुर की जो जगह है उसके किनारे जो रिवर निकलती है वो कौन सी है, हिंडन रिवर यहाँ से निकलती है। दक्षिण में साउथ में सबसे ज्यादा कौन सा रीजन है, दाहिमाबाद, ठीक है। दाहिमाबाद कौन सी रिवर के किनारे, पिरवारा रिवर है, ठीक है, पिरवारा रिवर है, उसके किनारे ये बेसिकली पड़ता है, ठीक है। और इसकी अगर पोजीशन देखी जाए तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का एक बहुत ही संकुचित सी लाइन है, जिस लाइन पे ये पड़ा करता है। तो ज्यादातर आप देखोगे कि महाराष्ट्र के अंदर ही इसका एरिया पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको महाराष्ट्र मान लेते हैं। एक बार बीसीएस ने क्वेश्चन में दे दिया तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश, ठीक है, और महाराष्ट्र दिया ही नहीं था, तो उसको लोगों ने चैलेंज कर दिया था, ये क्वेश्चन गलत है। आयोग ने उस बात को बोला गलत नहीं है, मध्य प्रदेश का भी कुछ रीजन दाहिमाबाद का हिस्सा है, तो हम मध्य प्रदेश में ही मानते हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर महाराष्ट्र दिखे तब तो महाराष्ट्र आंसर है, लेकिन कहीं मध्य प्रदेश भी दिख जाए तो उस आंसर के साथ में जाइएगा, ठीक है। 4 अलग अलग प्लेसेस, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से लेकर, और चारों की इंपॉर्टेंट रिवर्स, नदियां, ये सब हमको ऐसे जबान पे रटी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता की तमाम चीजें आपसे किसी न किसी फॉर्म में पूछ लेगा। नहीं पूछेगा तो आप अपनी मेंस के आंसर राइटिंग में इसका उपयोग करिए, अगर आपको आता है ना, तो आप अच्छे से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 4 रीजन के अंदर पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो फैली हुई थी, इस सभ्यता के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे प्रांत भी रहे होंगे, है ना, ऐसे बहुत सारी साइट्स रही होंगी अंदर भी, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड इलाका था। बोला जाता है कि भारत का जितना इलाका है उसका 1/3 सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता का ही रीजन हुआ करता था, ठीक है। तो ये 1/3 का रीजन एक बड़ा रीजन है, बहुत ही बड़ा रीजन है। तो इसके अंदर फिर सैकड़ों साइट्स थी जो यहाँ पर हुआ करती थी, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो हमको सबसे पहले पता चली वो कौन सी थी, हड़प्पा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, या पूरा का पूरा हड़प्पा के फॉर्म में ही हम इनको क्यों जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि कारण ये है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा का जो शहर था वो पूरा का पूरा शहर सबसे पहले खोजा गया था, और ये खोजने की डेट थी 1921, ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी, नाम सुना होगा आप लोग ने, दयाराम साहनी ने सबसे पहले इस साइट को खोजा था। किसने इनको भेजा था खोजने के लिए, जॉन मार्शल, ठीक है। जॉन मार्शल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दयाराम साहनी को अपॉइंट किया था और इस जगह को फिर बाद में इन्होंने खोजा था। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हड़प्पा सबसे पहली साइट थी इस समय में खोजी गई। और इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं, सिंधु नदी के किनारे है इसलिए। सिंधु नदी यहाँ कहाँ है, आलमगीरपुर में। नहीं सर, ज्यादातर जो साइटें हैं वो सिंधु नदी पर, ज्यादातर साइटें हैं। ये कहाँ है, दाहिमाबाद, वहां पे सिंधु के किनारे चिनाब, तो चिनाब सभ्यता बोल देते फिर।
सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला? बस यही पढ़ा होगा कि सर पंजाब प्रांत में हड़प्पा सभ्यता जो लगती थी तो वहां पर सिंधु नदी भी तो बहती थी। हाँ तो वहां बहती थी और मतलब कारण मैं पूछ रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोला ही क्यों जाता है? क्या इसलिए सिर्फ बोला जाता है? हमने तो वो लॉजिक पढ़ लिया कि हड़प्पा सबसे पहला शहर मिला तो इस वजह से उसको हड़प्पा सभ्यता बोल दिया गया। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता इतना पॉपुलर क्यों है? क्यों बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता? पवित्र मानते हैं। सिंधु घाटी नदी के किनारे पे शहर पे इन लोगों ने अपना बसाव स्टार्ट किया सबसे पहले। ये किसने कहा? सबसे पहले तो हड़प्पा मिल गया, इसका मतलब ये थोड़ी सबसे पहला शहर ही हड़प्पा है। इससे पहले भी तो और शहर है, अगर आप चले जाओ और भी तो शहर आपको ढूंढने को मिलेंगे कि वो हड़प्पा से पहले के शहर मिले हैं हमको। बाद में लोथल को पढ़ लो, रंगपुर को पढ़ लो, ये सब तो पहले के साइट्स है। हड़प्पा का बाद का साइट है। हड़प्पा को मॉडर्न सिटी के फॉर्म में जानते हैं, मिल सबसे पहले ही है, वो अलग बात है। क्यों सिंधु घाटी? सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए जानते हैं, अपने फैक्ट को करेक्ट कर लीजिए, कि सिंधु घाटी सभ्यता जितनी भी नदियां निकलती हैं इन सारी चीजों से सब सिंधु में मिलती हैं जाकर। इन्हें जितनी भी साइड से जो भी नदियां निकलेंगी वो सारी की सारी नदियां कहां मिलेंगी? सिंधु में जाके मिलेंगी। तो सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इन सारे शहरों के किनारे बसने वाले, ठीक है। तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया, क्योंकि शहर कहीं भी है वो नदी का जो उद्गम है वो जाके फाइनल कहां पे होता है? उसी सिंधु नदी में होता है। तो सिंधु नदी में सारे शहर मिल जाते हैं जाके, इसी वजह से इसको बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है सिंधु के किनारे बसा हुआ है तो हम लोग इसको सिंधु घाटी सभ्यता कह रहे हैं। इस फैक्ट को हमने करेक्ट करी। तो ये बेसिकली प्रोटो हिस्टोरिक का इरा, जिसके अंदर ये तमाम रीजन्स हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके अंदर जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा पॉपुलर क्यों है? सिर्फ एक कारण बता दो फिर आगे चलो। मृतकों का ठीक है सर, मृतकों का ठीक है। हड़प्पा क्यों पॉपुलर है? किस लिए पॉपुलर है? हड़प्पा को क्यों जानते हैं? ऐसा क्या बहुत अच्छी चीज वहां मिल गई जिसकी वजह से हड़प्पा पॉपुलर है? सर यहाँ पर एक व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग, अच्छा ठीक है, एक अच्छा पॉइंट है। और हाँ, नर्तकी यहाँ पे, अच्छा नर्तकी चलो हड़प्पा में भी मिली है, मान सकते हैं इस बात को। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रसिद्ध क्यों है? स्नाननगर, अंधनगर सब मोहनजोदाड़ो का पार्ट है, वो इसलिए पॉपुलर है। धर्मों का कार्य भी संलग्न मिलता है, मतलब धर्म के कार्य भी मिलते हैं यहाँ पर। कैसे इस बात को स्पष्ट करोगे? सर यहाँ पे सर्वाधिक लेख और मोहरे भी, सर्वाधिक लेख और मोहरे, यस वेरी गुड। सर्वाधिक नहरें और सर्वाधिक मोहरे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता सबसे पॉपुलर सभ्यता बनी। इसको बोला गया सबसे पहले जब ये मिली कि ये सबसे बड़ा शहर है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का, सबसे बड़ा शहर, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नहरें बहा करती थी। और ये नहरें सारी की सारी मिलके आगे चल के, जैसा कि सिंधु है नदी के अंदर जाके सब निकल जाया करती थी। तो इसको हड़प्पा को जाना जाता था नहरों के शहर के फॉर्म में, पहली चीज। और दूसरी चीज जो मोहरे यहाँ से प्राप्त हुई है, सबसे ज्यादा रोल उसका है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में लोग जानेंगे कैसे? कुछ पुरातात्विक चीजें जब हमको मिल जाएंगी तब उससे ही तो जानेंगे। आगे चल के हड़प्पा के बाद में जितने भी शहर मिले वो सब हड़प्पा की सहायता से मिले, क्योंकि हड़प्पा के अंदर कुछ मोहरे मिल गई थी और उन मोहरों ने कनेक्शन दिखाया कि हड़प्पा का तो इसके साथ भी कनेक्शन है, इसके साथ भी कनेक्शन है। लेकिन उस जगहों के नाम जो होते थे, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, रंगपुर, लोथल, ये सब जो नाम है, ये क्या इनके एक्चुअल नाम है या कि सिर्फ बनाए हुए नाम है? अगर हम इसकी चर्चा करें तो ये नाम हमें कहीं लिख के दिख गए, हमने इतनी पढ़ लिया कि ये हड़प्पा है, ये हमने बनाए हैं, ये नाम एक्चुअल नहीं है, ठीक है। हो सकता है कल को हम कोई नाम पढ़ ले तो इसका नाम बदल जाए, ये नाम एक्चुअल है नहीं। ये नाम सिर्फ हमको साइट मिल गई, हमने उस साइट का नाम दे दिया, हड़प्पा इसका नाम होगा। एक साइट मिल गई, हमने बोल दिया मोहनजोदाड़ो इसका नाम होगा। ऐसे करके कई सारी साइट्स मिलती चलेगी, हम उसको नाम देते चले गए सिंपल से, ठीक है। तो ये एक्चुअल नेम नहीं है, चेंज भी हो सकते हैं। तो हड़प्पा पॉपुलर है मोहरों के लिए, बेसिकली जो मोहर मिली इसकी वजह से आगे चलकर बहुत सारे सिटीज हमको मिले, ठीक है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मोहर मिली थी, कौन सी? एक इंपॉर्टेंट मोहर मिली थी, कौन सी? एक इंपॉर्टेंट मोहर मिली थी, कौन सी मोहर थी? जैसा इन्होंने कुछ अभी धर्म से रिलेट किया था कि धार्मिक चीजों से हम लोग मान सकते हैं कि हड़प्पा का महत्व है। पशुपति, ठीक है।
पशुपति के, जिसके अंदर आप एक स्ट्रक्चर देखते हो बना हुआ, योगा की पोजीशन देखते हो उसके अंदर, कुछ एनिमल्स का सराउंडिंग्स देखते हो उसके अंदर, है ना। तो ये सब चीजें कहाँ मिली हमको? एक मोहर के फॉर्म में हड़प्पा के अंदर मिली थी। तब हमको पता चला कि हड़प्पा शहर पॉपुलर क्यों है, तो मोहरों की वजह से जाना जाता है, इसलिए ये पॉपुलर है। इसके बाद में है मोहनजोदारो। अब जितनी बातें आप बोल रहे थे वो सब ये है। पहली बात तो मृतकों का टीला, ठीक है, इसको मृतकों का टीला भी बोला जाता है, ठीक है। या फिर इसको बेसिकली मोहनजोदाड़ो को सबसे कह सकते हैं वास्ट सिटी के फॉर्म में जाना जाता है, सबसे एडवांस सिटी के फॉर्म में जाना जाता है, मतलब सबसे डेवलप्ड रीजन माना जाता है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज देखने को मिली जो आज के समय में हुआ करती है, जो आज के समय में लोग रहते हैं जिस तरीके से चीजें किया करते हैं। इसके अंदर एक चीज मिली थी जैसे स्नानागार, ठीक है, स्विमिंग पूल मिला था बहुत बड़ा, ठीक है। और वो स्विमिंग पूल जो था बेसिकली किसके लिए था? पुरोहित वर्ग के लिए था, सामान्य लोगों के लिए था, या सबके लिए था? सिर्फ पुरोहित के लिए था, सामान्य वर्ग यूज नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में, पीसीएस में, सेम क्वेश्चन कि जो मोहनजोदाड़ो के अंदर स्नानागार मिला है उस स्नानागार को यूज कौन कर सकता था? क्या पुरोहित वर्ग, क्या शासक वर्ग, क्या सामान्य वर्ग, या सब कर सकते थे? सिर्फ पुरोहित वर्ग कर सकते थे। पक्की बात है, शासक नहीं यूज करेंगे? हाँ, शासक होते ही नहीं थे, किसी यूज कर लेंगे। अब उसके अंदर जब ऑप्शन ही शासक दिया तो ऐसे काट देते पहली बात तो, ठीक है। व्यापारी वर्ग लिखा होता तब आप जा सकते थे उसके साथ, शासक वर्ग लिखा पहले ही काट दो, शासक वर्ग ही नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, व्यापारी वर्ग होता, ठीक। तो कौन लोग यूज कर सकते थे? पुरोहित के ये राइट्स थे कि वो यहाँ का स्नानागार यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी किसी तरीके का अगर उत्सव होता था जो जन कल्याण के लिए मनाया जाता था, ऐसे समय में सबके लिए ओपन कर दिया जाता था स्नानागार। उसका आंसर माना गया था वही ऑप्शन कि पुरोहित भी यूज कर सकता है और सामान्य वर्ग भी यूज कर सकता था, लेकिन सामान्य वर्ग इसको रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं कर सकता था। सामान्य वर्ग इसको तभी यूज कर सकता था जब कोई स्पेशल ओकेजन हुआ करता है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में नहीं। तो मोहनजोदाड़ो में स्नानागार मिला, स्नानागार के बाद एक अन्नागार मिला, ठीक है। अन्नागार बेसिकली अनाज रखने के लिए बहुत बड़ा गोडाउन मिला है, ठीक है। और उस गोडाउन की जो आप स्ट्रक्चर देखोगे वो स्ट्रक्चर बहुत ही सामान्य है। आज के फॉर्म में जो आप गोदाम वगैरह देखते हो उसको देखते हो टीन शेड पड़ा हुआ है, एक बड़ा सा हॉल है, उसके अंदर तमाम अनाज भरा हुआ है, ऐसे ही देखते हो। लेकिन उस समय का ये ओपन होता था, जो पूरा का पूरा अन्नागार होता था, कैसा होता था? ओपन होता था। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ ब्लॉक्स बना दिए जाते थे अलग अलग, इस तरीके से ब्लॉक्स को अलग अलग बना दिया जाता था और ब्लॉक्स बना के इसको ओपन छोड़ दिया जाता था, मतलब इसकी छत भी नहीं ढकी जाती थी, ठीक है, ऐसे ही ओपन छोड़ दिया जाता था। और ये नॉर्मल धूप मौसम जैसा भी होता है उस सबके अंदर इस पूरे अनाज को रखा जाता था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, बारिश होती होगी तब क्या? आ रहा होगा ना, नॉर्मल सी बात है, आना भी चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत आपकी बुद्धि काम कर रही होगी तो बिल्कुल आना चाहिए, है ना। तो ये जो बारिश होती थी या ऐसा कोई भी मौसम आता था जिस समय में, तो उस समय में ये लोग क्या करते होंगे, इस पूरी की पूरी चीजों को कैसे संभालते होंगे, ठीक है। तो उसी समय मोहनजोदाड़ो के अंदर एक व्यवसाय मिला है जिस व्यवसाय को बोला जाता था तिरपाल का व्यवसाय। तिरपाल तो समझते हो, तिरपाल जो पूरी पन्नी ढकी जाती है ऊपर से लेकर, तो तिरपाल को उठा के ये लोग क्या करते थे, उसके चारों तरफ लगा दिया करते थे। तो मोहनजोदाड़ो में एक इंपॉर्टेंट चीज यही से पता चली कि वहां तिरपाल इतना पॉपुलर क्यों था या तिरपाल का व्यवसाय क्यों होता था। वो व्यवसाय इसीलिए होता था क्योंकि अन्नागार को ढकने के लिए वो तिरपाल का प्रयोग किया करते थे। तो मोहनजोदाड़ो की एक इंपॉर्टेंट चीज व्यवसाय, और व्यवसाय कैसे होते थे, अलग अलग तरीके के होते थे, जैसे जिसमें एक इंपॉर्टेंट तिरपाल का व्यवसाय भी, ठीक है, इसलिए इसको जाना जाता है। मोहनजोदाड़ो इसीलिए फेमस है। एक साइड है लोथल, ये दोनों साइड कहां पड़ती है? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान, ठीक है, मॉडर्न डे पाकिस्तान। आज के समय में इनका अस्तित्व है कुछ? है सर, अभी आज के समय में कोई अस्तित्व है? सर खबरों में भी था कि इसको बचाने के लिए पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान जो था वर्ल्ड विश्व मंच पर गया है। किसको, हड़प्पा को या मोहनजोदाड़ो? मोहनजोदाड़ो को। तो हड़प्पा है या नहीं है? सर उसको खबरें नहीं पढ़ी है, इसकी पढ़ी। हड़प्पा नहीं है, कहीं नहीं है, ठीक है। हड़प्पा जैसी चीज खो चुकी है,
उनको पता ही नहीं कि यहाँ पे कहीं हड़प्पा हुआ करता था, उनको वो जगह ही नहीं पता कि हड़प्पा भी था यहाँ पर, वो साइट ही भूल गए। ठीक है, बुद्धि कम होती है उन लोग की थोड़ी। ठीक है, उस बेसिस पे भूल गए कि यहाँ पे हड़प्पा हुआ करता था कभी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट इन्होंने खो दी। ठीक है, और अब ढूंढ रहे कहाँ गई। तो इसको लेकर ये लोग बार बार जाते हैं ऊपर कि भाई हमारी मदद करो। ये ऐसा ही जैसा भारत के अंदर कार्य करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हमारी सारी साइट्स को बचाया हुआ है अभी तक। कुछ इक्का दुक्का खो गई है, छोटी छोटी जो साइट्स थी, लेकिन बड़ी बड़ी साइट्स तो अभी भी बची हुई है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन वहां पर वो इतनी बड़ी साइट, जो सबसे बड़ी साइट थी, वही खो गई। ठीक है, तो उसको लेकर वहां पर वो लोग अपील करते हैं कि भाई मेहनत करवा दो, हमें ढूंढवा दो कहाँ पे थी, जिससे हम भी विदेशी टूरिस्ट को बुला सके और वो आके देखेंगे तो हमारी भी कुछ अर्निंग हो जाएगी। तो इन्होंने एक रास्ता पूरा टूरिस्ट वाला बंद कर दिया वहां। ठीक है, भारत भी कह देता है बार बार, कह देता तुम आ जाओ फिर से, हम ढूंढ देंगे। ठीक है, तो हमारे साथ मिल जाओगे कि हम तुम्हारी साइट ढूंढवा देंगे। हाँ, क्या कह रहे? मोहनजोदड़ो के लिए उन्होंने काफी अभी वो मांगा है इसका। हाँ, वो भी दुख होता जा रहा है ना, बची कहाँ है, उसके संरक्षण के लिए पैसे मांगे। हाँ, तो मोहनजोदड़ो भी वैसे ही होता जा रहा है, क्योंकि प्रोटेक्ट, अरे अपने राज्य के लोगों को नहीं बचा पा रहे। तो आप सोचो फिर ये साइट्स को कैसे बचाएंगे, मॉन्यूमेंट्स को कैसे बचाएंगे, है ना? वहां की महंगाई और भुखमरी की हालत तो सब जानते हो, बताने की एक तरह से बचा सकते हैं। कैसे? हमें दे दो, तुम्हें दे दे, मतलब भारत को दे दे। अच्छा, बेसिकली वही कारण है कि भारत क्या करेगा? भारत तो बचा लेगा, भारत के पास बहुत पैसा, भारत बचा लेगा। अच्छा, एक लॉजिक बताते हैं तो सुनो, भारत की जीडीपी कितनी है? अभी आया बजट? वाली नहीं पता, पुरानी पता? अप्रोक्स 7% मान ले। ठीक है, पाकिस्तान की जीडीपी बताएगा कोई? हर देश की होती है, उसकी ग्रही होगी। बरमूडा जैसे शहरों की है तो यहाँ की जीडीपी, यहाँ की जीडीपी पाकिस्तान की अगर एक आइडिया भी लगाओगे ना, तो मैक्सिमम गई है अभी तक 1% से 2% के बीच वेरी करती है। मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे ज्यादा इतनी ही होती है। इससे ऊपर जब भी बात हो रही होती है तब सरकार बदल जाती है। ठीक है, वहां प्रधानमंत्री बदल जाता है, ये होता है वहां। तो इससे ऊपर कभी जा ही नहीं पाती, वो प्लस में ही आ जाती है, यही उनके लिए बड़ी बात है। अब तुमने कहा इसको उठा के सीधा इससे मिला दो। ठीक है, तो ये जो 7% है और ये जो 1% है, 8% का एवरेज निकालोगे तो हमारी भी 4% बचेगी। फिर कैसे बचाएंगे हम सबको? हम खुद को ही नहीं बचा पाएंगे, फिर उनको कैसे बचाएंगे? 4% जीडीपी समझ रहे हो, मतलब हालत खराब हो जाएगी भारत की। तो भारत अगर प्रैक्टिकल फॉर्म में देखा जाए, इकोनॉमिक बेसिस पे किसी दूसरे कंट्री को अपने आप मिला के उसमें सर्वाइवल करा ही नहीं सकता। वो अलग बात है कि देश अलग है, हम सहायता करते रहे, ठीक है, करते रहे, ठीक है, हाँ ठीक है, हमारी औलाद है, कहना ही चाहता वो अलग बात है, लेकिन अभी हम उसको नहीं मिला सकते। ठीक है, बागी औलाद कभी भी साथ में आगे नहीं रहती है ना, वो बागी हो गई तो हो गई, फिर उसके बाद बोल जाओ उसके बाद। ठीक है, तो इसका मेजर जो कारण है बेसिकली वो ये है कि इकोनॉमिक बेसिस पे हम हो जाएंगे डिस्ट्रॉय। इसकी नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे इसकी जगह बांग्लादेश को मिला लें तब फायदा है, क्योंकि बांग्लादेश की जीडीपी अच्छी है। बांग्लादेश जीडीपी में भारत से कभी कभी आगे चला जाता है, ये भी हुआ है, तब भी कभी की बात बता रहा हूँ, जो क्वार्टर बेसिस पे जीडीपी को मेजर किया जाता है, लेकिन ओवरऑल इसकी जीडीपी 6-7 रहती है ना। तो अगर बांग्लादेश को लोग मिलाए तो हमें कोई नुकसान नहीं, बांग्लादेश से फायदा, लेकिन पाकिस्तान को मिलाना सच में बंटाधार हो जाने वाली चीज है। ठीक है, वहां ब्रेड की कीमतें भी उछाल कर करके, जो हम लोग पढ़ते थे कहीं कि 10,000 चली जाती हैं, शायद ऐसे इन्फ्लेशन में होता होगा, वहां अभी ब्रेड की कीमतें जो तो हम लोग यहाँ 10-12 रुपए में मिल जाता है, अभी वहां पे वो ब्रेड 150-200 रुपए मिलता था। ठीक है, अभी की बात बता रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम। तो ये तो हालत है वहां की। वो लोग उसको लेके हमारे यहाँ आएंगे 150 रुपए के ब्रेड को, तो शायद वो ब्रेड हमको 150 में नहीं 50-60 रुपए में तो खरीदना ही पड़ जाएगा ना, ये हालत हो जाएगी सबको समझ। तो अच्छा ही है जो जहां है वो बहुत अच्छा, ठीक है, तो इसलिए ये अच्छा। अभी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बाद में लोथल की बात कर रहे थे। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में सर, यहाँ पर एक बंदरगाह पाया गया था, बंदरगाह एक मिला है, ठीक है, फोर्ट मिला है, बंदरगाह क्या दिखाता है?
क्योंकि व्यापार होता है। बंदरगाह से हमें ये पता चलता है कि लूथर के अंदर व्यापार होता था और ये व्यापारिक संबंध अपने जिनके साथ में रखते थे। ऐसी जगहें भी मिली है जैसे मेसोपोटामिया, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूरोप की सभ्यता, बहुत पॉपुलर सभ्यता, ठीक है। उस सभ्यता के अंदर, वहां मेसोपोटामिया के अंदर एक सिक्का मिला था, मतलब एक कॉइन मिला था जिसके ऊपर मोहर लगी हुई थी, जिसने ये बताया था कि ये मोहर सिंधु घाटी सभ्यता की है। लोथल में भी फारस की वो पाई, लोथल में भी फारस की मिली है। तुम्हारा इसी तरीके से हमको ये पता चला है कि व्यवसाय इनमें आपस में होते थे और उस व्यवसाय को प्रूफ किसने कर दिया? इस पोर्ट ने, इस बंदरगाह ने। तो ये बंदरगाह इस बात को प्रूफ करता है कि वहां पे व्यवसाय। और कुछ इंपॉर्टेंट लोथल के बारे में सर, घोड़े की मरण मूर्ति मिली थी, मिट्टी की मूर्ति। घोड़े की मरण मूर्ति मिट्टी की, हाँ ठीक है, चलो एक है। चलो एक वहां पे क्या मिला है? घोड़े की मूर्ति मिली। और सर वेदी मिली थी, जो यज्ञ में नहीं होती वेदी, क्या चीज? पूजा वाली वेदी होती है। हाँ, देखो बेसिकली लूथर की साइड से इस बात से प्रमाणित ये भी होता है कि वहां के लोग धार्मिक भी थे। वो धार्मिक चीजों की, मतलब धार्मिक चीजों को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करते थे और धर्म के लिए वहां के लोग कहीं ना कहीं कह सकते हो आप लोग कि धर्म के समाज के फॉर्म में एक समाज को क्रिएट किए हुए थे। तो वो धार्मिक समाज लूथर के अंदर देखने को मिलता है। वो एक और इम्पोर्टेंट चीज मिस कर रहे हो आप, युगल समाधान। हाँ वेरी गुड, युगल समाधान। अगर हम लोग बात करें तो युगलों के अंदर शब्द मिले हैं, ये क्या प्रमाणित करते हैं? इसका मतलब ये होता है कि सर दंपतियों को एक साथ दफनाया जाता था, दंपतियों को। ये कैसे पता चला ये महिला है पुरुष है? सर युगल का मतलब ये होता है, वहां बोला जाता था कि ऐसे हड्डियां देख के, और ये बात साइंटिफिकली आप लोग जान सकते हो कि हड्डियां देखकर नहीं पता चल पाता है कौन सी मूर्ति या फिर सॉरी कौन सा स्कल्पचर जो है वो मेल है, कौन सा फीमेल है। कैसे पता चला? अभी भी नहीं पता कर सकते, अभी भी नहीं कर सकते पता। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप कैसे पता करोगे कि जो हमको ढांचे मिले हैं पुराने वो महिला के हैं या पुरुष के हैं, ये बात आज भी पता नहीं चल पाती है। वो टेक्नोलॉजी उतनी अभी नहीं गई, ठीक है। पहले के लोग कहा करते थे उस समय, कान में डंडा डालो ऐसे करके, अगर डंडा आर पार हो गया तो महिला होगी और नहीं हुआ तो नहीं होगी, कान कच्ची होगी, ऐसे करके बोला जाता है, ठीक है। तो इस से बोला जाता है, तो ये बोला जाता है, कहावत है, सच नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ सिर्फ कहावत है, ठीक है। कि कान में डंडा डाला जाता है, अगर आर पार हो गया तो वो महिला का होगा, ठीक है। तो ऐसा बोला, मैं बता रहा हूँ, मेरा नहीं है, मैंने सुना था, नहीं ऐसा नहीं होता था, सभी लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा, लेकिन ये मेरा कथन नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये किसी और ने कहा था तो मैंने तुम लोग को बता दिया। ऐसा सुना जाता था, पहले के लोग ऐसा बोलते थे, लेकिन ये सच नहीं था। एक्चुअल में होता क्या था, लोग इस समय में जो भी ढांचे मिले उन ढांचों को बगल में रखकर चेक किया करते थे किसकी हाइट ज्यादा है, किसकी हाइट कम, ठीक है। तो जो ढांचा लंबा होता था, जिसकी हाइट लंबी होती थी, वो समझ जाते थे मेल की है, जिसकी कम होती थी वो समझ जाते थे महिला। ये तो गलत बात है। गलत तो है, लेकिन एक ही लॉजिक था, हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो हम लोग ऐसे ही जस्टिफाई करते थे, है ना। तो क्या करते थे, जिसकी हाइट ज्यादा होती थी, जिसकी हाइट कम होती थी, उस बेसिस पे पुरुष और महिलाओं को जाना जाता था। हाइट कम होती थी, महिलाओं के ऊपर बोझ ज्यादा पड़ता है, बेचारी कोई बोला था कभी, तो वो बेचारी होती है महिलाएं, बोझ ज्यादा पड़ता है, तो उस वजह से दब जाती हैं हाइट में, तो उस वजह से क्या बोला जाता है, हाइट कम होती थी। तो इस बेसिस पे महिला और पुरुष के बीच में बंटवारा किया जाता था कि ये ऐसे शब्दान। युगल शब्दान इसलिए इसको बोला गया क्योंकि इस यहाँ पर जो शब्द मिले हैं वो एक पुरुष का होता था और एक महिला का होता था साथ साथ। यहाँ से कुछ लोगों ने लॉजिक लगा लिया, पता नहीं कितनी प्रमाणित बात नहीं है, इस बात को लेकर जस्टिफाई नहीं किया गया, लेकिन बोला गया कि सती प्रथा के सबसे पहले प्रमाण यही है, ठीक है। क्या बोला गया, सती प्रथा के सबसे पहले प्रमाण यही है। बाद में तो जलाया जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता था, जैसे ही पति मरा तुरंत पकड़ा, जुड़ा, इधर चल कवर में तुम भी नहीं सर, सती प्रथा की थी ही नहीं बोला, मैंने वही बोला, इस समय बोला जाता था, उस बात में कितना प्रमाण नहीं है, लेकिन हम इस बात को इसलिए बहुत ऑथेंटिकली नहीं बोलते। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को लिखा है कि युगल शवादान का मतलब यही है
कि सती प्रथा वहां पर कि अगर मेल मर गया तो फीमेल को भी उसके साथ में दफना दिया गया। लेकिन एक लॉजिक ये भी तो लगाया जा सकता है कि मेल मरा, थोड़े समय बाद महिला मरी, फिर कब्र खोद दी गई होगी और उसमें डाल दिया गया हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, एक लॉजिक ये भी लगाया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने लॉजिक यही लगाया, क्योंकि ऐसे कुछ एग्जाम्पल और भी मिले थे, ऐसे एग्जाम्पल और मिले थे। बुर्ज होम एक जगह पड़ती है, ठीक है, बुर्ज होम के अंदर क्या हुआ था, ऐसे शव मिले हैं जिन शवों के साथ में कुत्ते दफन होते थे, ठीक है, कुत्ते ज्यादातर देखे गए होते थे। तो बोला जाता था कि जैसे ही मालिक मरता था कुत्ते को साथ में दफन कर दिया जाता था, ठीक है, कुत्ता पैं 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 चिल्लाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पकड़ा डाल दिया कब्र के अंदर, ठीक है। तो ये बोला जाता था, ठीक है, कितना सत्य है तो मैंने इसलिए बोला ऑथेंटिक नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में बातें बहुत हैं लेकिन उसमें सत्यता कितनी है नहीं पता। तो हमने लॉजिक्स के बेसिस पे ये सारे की सारी बातें की हैं कि ये लॉजिक्स वहां पे लोग लगाया करते थे, ठीक है। इसके बाद में एक साइट है रंगपुर। रंगपुर क्यों पॉपुलर है? कालीबंगा में नहीं आया, अभी रंगपुर की बात कर रहे हैं। रंगपुर क्यों पॉपुलर है? भूसी, धान की भूसी, वेरी गुड। फसल के पहले साक्ष्य की अगर बात की जाए कि फसल के साक्ष्य के फॉर्म में रंगपुर पॉपुलर है, तो धान की भूसी यहाँ से प्राप्त हुई थी, तो उससे क्या पता चलता धान भी रहा होगा, है ना, धान की भूसी मिल गई तो क्या पता चला धान भी होगा, है ना। तो भूसी तो खाते नहीं होंगे लोग, धान खाते होंगे, हम लोग धान भी नहीं खाते होंगे, उससे चावल बनाते होंगे, है ना, तो चावल वहां के लोग यूज करते हैं। तो रंगपुर के अंदर जो धान की भूसी मिली उससे ये पता चलता है कि कृषि यहाँ पर हुआ करती थी, तो कृषि के प्रमाण रंगपुर से मिले, इसलिए रंगपुर पॉपुलर है। हाँ, कालीबंगा कोई बोल रहा था, कालीबंगा अगली साइड है, क्यों पॉपुलर? चूड़ियों के लिए। कौन सी? काली चूड़ियां, काली चूड़ियां, लाल चूड़ियां, तो लालीबंगा क्यों नहीं? कालीबंगा क्यों? कैसी चूड़ियां मिली? काली चूड़ियां मिली, ब्लैक बैंगल्स बोला जाता है, काली चूड़ियां, ठीक है। हाँ, कांच की जो चूड़ियां मिली वहां पे काले कलर की, इसलिए उसको कालीबंगा साइट नाम दे दिया गया था, ठीक है। और ज्यादा मात्रा, मतलब आप महिलाओं की वेशभूषा के ऊपर बात करो अगर, तो सबसे ज्यादा कहाँ प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा के अंदर, ठीक है। तो कालीबंगा के अंदर महिलाओं की साज सज्जा वेशभूषा से रिलेटेड तमाम चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये कॉस्मेटिक के शोरूम हुआ करते थे वहां पर, बड़े बड़े महिलाएं जाती थी खरीदने और खरीद के लाती थी, ऐसा हुआ तुम्हें, मुझे लग रहा पुनर्जन्म तुम्हें लोग का है, अभी तुम लोग को पता है इस बारे में कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट वो साइट्स है जिसके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपसे, और हो सकता है अभी भी पूछ लिया जाए, आरोप एग्जाम निकट है ना, तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन फिर से इस तरीके का पूछ लिया जाए। तो ये वो साइट्स हैं जिसके बारे में मुझे कुछ बताना था आपको, तो ये तो आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, डिटेल आपने पढ़ ली है इसके बारे में। इसके बाद आते हैं ऐतिहासिक काल के ऊपर, ठीक है। अब ऐतिहासिक काल की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो ऐतिहासिक काल कोई एक कालखंड नहीं, जैसे यहाँ पे हमने इंडस वैली बोल दिया, वैसे ऐतिहासिक कोई एक कालखंड नहीं। देखो, ऐतिहासिक काल को बेसिकली जो है वो कुछ भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला भाग है प्राचीन, यही पढ़ते हैं पूरा सिलेबस, ठीक है। दूसरा है मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक, और चौथा इसी के अंदर हम लोग विश्व इतिहास भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब पोर्शन किसके हैं? ये सब आपके ऐतिहासिक कालखंड के पोर्शन हैं। अब हिस्टोरिक एज जो बेसिक पूरी की पूरी है उसको इन चार कालखंडों में डिवाइड किया जाता है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व, ठीक है। जिसमें विश्व हो गया, आधुनिक हो गया, मध्यकालीन हो गया, ये सब तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं, तो इस पर ज्यादा चर्चा करनी भी नहीं। हम यहाँ देख रहे हैं प्राचीन इतिहास के बारे में, और प्राचीन इतिहास बेसिकली अब शुरू होता है एक्चुअल फॉर्म में, जब यहाँ पर हमको ये वो कालखंड है जहाँ पे रिटन एविडेंसेस भी मिल गए और हमने सबको पढ़ भी लिया, ठीक है। तो रिटन भी मिल गए, लिखित सारे के सारे स्रोत मिल गए हमको और हमने उसको पढ़ भी लिया है। तो ऐसा सारा का सारा कालखंड ऐतिहासिक कालखंड है। इसको इसलिए सबको अलग डिवाइड करके रख दिया गया क्योंकि अब इन सारी बातों पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं।
भरोसा कर सकते हैं। तो ये भरोसे वाला काल है, जब जितने भी समय यहाँ पर आप पढ़ते हैं वो सबके बारे में लिखित तौर पर चीजें लिखी गई हैं, इसीलिए हम इसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो ये पूरा का पूरा कालखंड हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग को ये सारी बातों के ऊपर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि एक डाउट हो, जैसे वहां सती प्रथा पे डाउट है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं, यहाँ पे जो लिखा है वो सत्य ही है ना। तो ऐसे सोर्सेज यहाँ पर बनाए गए, लिखे गए, तो वो सत्य सोर्सेज माने गए, एविडेंसेस माने गए। लेकिन कौन से वो सोर्सेज हैं, क्या वो सोर्सेज हैं जिसकी वजह से हम लोग इन सब के ऊपर बिलीव कर पाते हैं? क्या सोर्सेज हैं जिसकी वजह से हमको ये सब पता चला होगा? कैसे पता चला होगा? सर साहित्य रहे होंगे, यात्रा वृत्तांत होगा, यात्राओं से, किताबों से, और पत्र रहा होगा, ताम्रपत्र मैंने सोर्सेज की बात कर लेते हैं। जैसा आप लोग ने बोला उसी बेसिस पे मैं बता देता हूं। ठीक, आप लोग ने बोला, जो भी बोला सत्य बोला, लेकिन उससे पहले मैं अपना वाला लिखूंगा। ठीक है, पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक सोर्सेज, जितने भी पुरातात्विक सोर्सेज मिले यहाँ पर उसके बेसिस पे, ये वही आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, उन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा बहुत सारी साइट्स खोजी गई, उनके थ्रू हमको पता चला क्या क्या चीजें मिली होंगी। अब देखो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या चीजें मिली होंगी जिससे प्रमाणित हो गया कि हाँ ये लिखी हुई चीजें हैं, ये सही चीजें हैं, और इससे हमको पता चल गया कि ऐसा कुछ हुआ करता था। जैसे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं लिख दूं यहाँ पर सिक्का और मोहरे, या फिर मोहरे बोल दो इसको, सिक्का या फिर मोहरे। सिक्के और मोहरे बहुत अधिक अमाउंट में मिले हैं हमको प्राचीन में। तो ये अगर हम लोग बात करें कि सिक्के और मोहरों से हम लोग जस्टिफाई कर लिया कि पुरातात्विक स्रोत हमारे ये रहे, जिससे हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं। हमें मिले ना कुषाण के सिक्के मिले हैं जहां पर उनके राजा के बारे में वर्णन किया गया, हमें अशोका के मिले हैं ना, हमें गुप्ता पीरियड में मिले ना। तो ये सिक्कों ने ही तो बताया कि इस समय में कौन सा कालखंड रहा होगा, ये राजा रहा होगा, इस वैल्यू, इसके सिक्के की वैल्यू इतनी रही होगी, ऐसी मोहरे बनती होंगी। तो ये सब इसी से तो पता चला। एक तो सिक्का या मोहरे हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? साहित्य भी हो सकता है सर। नहीं, यहाँ साहित्य नहीं आएगा, यहाँ आएगा अभिलेख। ठीक है, बहुत सारे अभिलेख मिले हमें, जिन अभिलेखों को हम लोग एडिक्ट्स भी बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, वो एडिक्ट्स जो हमको मिले कई फॉर्म में मिले। एक तो हमको शिलालेख मिला, ठीक है, शिलालेख की बात करें अगर हम लोग तो क्या होता है, स्टोन का एक अभिलेख बनाया जाता है पूरा का पूरा। एक हमको मिला स्तंभ लेख, ठीक है, स्तंभ में पिलर अभिलेख होता है, इस तरीके से पिलर के ऊपर सारी चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक हमको गुफा का मिला, गुफा अभिलेख जिसको बोला जाता है, जिसमें गुफाओं के अंदर बहुत सारी चीजें लिख दी जाती थी। और एक मिला हमें भित्ति अभिलेख। ऐसे 4 अभिलेख हमको यहाँ पर मिले हैं, जिन अभिलेखों से ये बात पता चली कि कौन से जमाने में कब कब कौन कौन सा काल रहा करता था। ठीक है, इसके ऊपर आएंगे अभी वापस आपका दूसरा पॉइंट क्या था, क्या बोला था आप लोग ने? साहित्य बोला था। ठीक है, चलो साहित्य लिख लेते। साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो साहित्य 2 तरीके का हो सकता है। ठीक है, साहित्य को अगर डिवाइड करें तो साहित्य कैसा हो सकता है? 2 तरीके का हो सकता है। एक धार्मिक साहित्य होगा और एक गैर धार्मिक साहित्य होगा। ऐसे ही तो होगा कुछ। साहित्य 2 तरीके का तो होता है। एक तो किसी ने धर्म के आधार पर कई वर्णन किए होंगे, वेद आए, पुराण आए, उपनिषद आए, ये सब धार्मिक है। ठीक है, तो इसको हम लोग धार्मिक स्रोत के फॉर्म में मान लेते हैं कि इन सब से हमें पता चला। जैसे वेद जब आए, वेदों के ही बाद में तो वैदिक सभ्यता, और उसी वैदिक सभ्यता को हम आज के समय में ट्रुथ क्यों मानते हैं? वेदों में लिखा हुआ है ऐसी सारी चीजें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारे वेदों के अंदर इसका वर्णन है। तो इससे हमको क्या पता चल गया कि ये धार्मिक वेद जितने भी हैं, या उपनिषद, या फिर जितने भी हमारे पास में रिलीजियस बुक्स हैं, महाकाव्य भी इसके अंदर ही रख लेंगे हम लोग। ठीक है, महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, ये सब इसका भी पार्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर गैर धार्मिक साहित्य कौन से हो सकते हैं? जैसे सर राजतरंगिणी हो गया, कल्लड़ का। हाँ, राजतरंगिणी कल्लड़ के द्वारा लिखा गया, अर्थशास्त्र लिखा गया जिस तरीके से। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे काव्य लिखे गए बाद में, बहुत सारी रचनाएं की गई। अशोक के समय की कुछ रचनाएं, मौर्य समाज पूरे के पूरे उस दौरान कुछ रचनाएं हुई। ऐसे बहुत सी किताबों के एग्जाम्पल आप लोग साहित्य के फॉर्म में देखोगे, जो धार्मिक तो नहीं थी लेकिन वहां की राजनीति के बारे में जरूर बताया करती थी। तो ऐसी राजनीतिक चीजों का वर्णन जब हुआ, तो वो राजनीतिक चीजों के वर्णन की बात करें, वो सब किसमें आ जाएंगे?
गैर धार्मिक चीजों की व्याख्या उसके अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये साहित्य दो तरीके से पता चला, एक तो धार्मिक हमारे पास में और एक गैर धार्मिक भी हमारे पास में। तो इससे भी पता चल गया कि इतिहास कैसा रहा होगा। तीसरी बात करोगे तो किसी ने बोला था यात्री, तो विदेशी यात्री है इस समय। ठीक है, बहुत सारे विदेशी यात्री है, उन्होंने आके बहुत सारी बातें लिखी। ठीक है, फायान से लेकर हिंसरान की बात करें, मेगास्थनीज की बात करें, ये सब क्या है? ट्रैवलर्स है ना, ये सब ट्रैवलर्स हैं। ट्रैवलर्स ने बहुत सारी बातें करी यहाँ पर आकर और बताया हमको, जैसे हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस ने बताया कि इतिहास एक्चुअल में है क्या, और भारत के इतिहास की अगर बात की जाए तो ये पर्टिकुलर इतिहास है, हमने बात की उसके बारे में माना। प्लिनी की बात करोगे, प्लिनी ने भी इस बात की व्याख्या की और इसके बारे में बताया कि किस तरीके से पूरी भौगोलिक संरचना भारत की है और भौगोलिक संरचना के बेसिस पे भारत कैसे कैसे डिवाइड होता है। तो ये सब वो एग्जांपल्स हैं जो विदेशी यात्रियों के फॉर्म में हम लोग भारत के अंदर देख सकते हैं। ये लोग आए, इन्होंने अपनी कुछ सोर्सेज रखी और हमको बताया कि भारत का समाज ऐसा ऐसा होता है। हम लोग शायद अपने यहाँ के लोगों की बातों का बिलीव ना करते, क्योंकि वो तो चलो बढ़ चढ़ के ही बातें करेंगे, लेकिन विदेशी लोग थोड़ी इन्फ्लुएंस होंगे, वो तो जो लिख के जाएंगे सत्य लिख सकते हैं ना। तो हमने विदेशी यात्रियों की बातों को भी रखा, अपनी बातों को भी रखा और प्रमाण के तौर पर जो जस्टिफाई हुआ उनको किताबों के अंदर लिख दिया। तो इस तरीके से हमको इन तीन तरीकों से पता चला कि बेसिकली जो ऐतिहासिक इरा है हमारा, ये इन तरीकों से हमको पता चल पाता है। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक इरा है। इस ऐतिहासिक इरा में वापस आते हैं पुरातात्विक इरा के अंदर। पुरातात्विक इरा के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया मोहरे या सिक्के होते। ठीक है, मोहरों के बहुत सारे आकार होते थे, सिक्कों के बहुत सारे आकार होते थे। कभी कभी ये चतुर्भुज के फॉर्म में देखने को मिले, कभी ये सर्कुलर देखने को मिले, कभी ये ट्रायंगुलर देखने को मिले। तो शेप के आधार पर भी अलग अलग राजा अपने अपने हिसाब से इन चीजों को बनवाया करते थे, जिसमें खास करके जो मोहरे मिली है उन मोहरों के अंदर धार्मिक और राजनीतिक चीजों का ज्यादा वर्णन होता था, क्योंकि मोहर के अंदर आप ज्यादा कंटेंट लिख सकते हो एज कंपेयर टू सिक्का या कॉइन, है ना। तो मोहरों के अंदर ज्यादा कंटेंट देखने को मिला, तो उससे पता चल जाता था कि कौन सा राजा है जिसका कार्यकाल यहां से यहां तक रहा होगा और ये किस धर्म का अनुपालन करता है, किस धर्म को मानता है। ठीक है, इसी तरीके से हमको जब अभिलेख मिले, इन अभिलेखों से ज्ञात होना शुरू हो गया कि ये सारे के सारे अभिलेख, जैसे अशोका ने बनवाए, कई सारे स्तंभ बनवाए उसने, और उन स्तंभों से क्या पता चला कि अशोका कौन से धर्म को मानते थे, अशोका का क्या कोई धर्म था या नहीं था, अशोका कौन सी लड़ाई के बाद में एक तरीके से पूरी साधु जीवन को व्यतीत करने लगे, है ना। कलिंग की लड़ाई पढ़ोगे आगे चल के। तो ये सब एग्जाम्पल के फॉर्म में कहां देखने को मिले, सब अभिलेख में। तो ये अभिलेखों में वर्णन किया गया इन तमाम चीजों का। ऐसे अभिलेखों में कुछ अभिलेखों के एग्जाम्पल जैसे मैं बता दूं आपको। पहला हम लोग बात करें तो स्टोन एडिक्ट बोलते हैं, जिसको बोला जाता है शिलालेख। ठीक है, स्टोन्स पत्थर होते थे बड़े बड़े, उन पत्थर को गोदा जाता था। ठीक है, उनको गोदने के बाद उसके ऊपर कुछ चीजें लिखी जाती थी, कुछ प्रमाणिक चीजें बोली जाती थी वहां पे। तो शिलालेख के ऊपर जो चीजें लिखी वो आज के समय में भी आपको पत्थरों के ऊपर लिखी हुई दिखाई देती हैं, और वो पत्थर के ऊपर आज के समय में पूरी तरीके से सेव करके रखी गई है, और ये ऐसे लिखी है जो आजकल नहीं मिटी है। ठीक है, तो ऐसा इनको बोला गया था। ये शिलालेख के फॉर्म में बहुत प्रमाण मिले हमको, और ऐसे शिलालेख आप जैसे जैसे रूलर्स आते जाएंगे पढ़ते जाएंगे कि इसके समय का ये शिलालेख है ना, उसके बारे में पढ़ते चले जाओगे। शिलालेख के बाद में एक दूसरा एग्जाम्पल है इसी का स्तंभ लेख। ठीक है, स्तंभ लेख को बोलते हैं पिलर एडिक्ट। ठीक है, पिलर एडिक्ट मतलब एक खंबा खड़ा कर दिया जाता था प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और उस खंबे के ऊपर व्याख्यान लिख दिया जाता था पूरा का पूरा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि अशोका ने अपने एक पिलर एडिक्ट के अंदर तमाम ऐसी चीजें लिखी हैं कि समाज के लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स उसने लिखे। तो इतने सारे प्रिंसिपल्स लिखने के लिए इतनी जगह भी तो चाहिए, तो ऐसे प्रिंसिपल्स लिखने के लिए बेसिकली क्या यूज होता था, वो होता था स्तंभ लेख का यूज यहाँ पर किया जाता था। तो स्तंभ लेख शासक अपने सहूलियत के हिसाब से या फिर ज्यादा कंटेंट या मटेरियल होता था उसको दिखाने के लिए यहाँ पर बनवाया करते थे। ठीक है, तीसरी चीज है वो है गुफा लेख। ठीक है, बहुत सारी गुफाएं ऐसे काट काट के बनाई गई, और उन गुफाओं के अंदर जैसे जैसे आप जाते जाओगे तो देखोगे कई सारे लेख मिलेंगे आपको।
वो गुफा को, कई सारी गुफाओं को ऐसा ही क्रिएट कर दिया गया कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेख ही मिलते हैं, हमको सादी गुफाएं नहीं मिलती। ऐसी गुफाओं को आज के समय में बचा के रखा गया। ऐसे गुफा लेख के बहुत सारे एग्जाम्पल अगर आप जाओगे महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, वहां आपको देखने को मिलेंगे। तो ये गुफा लेख के फॉर्म में, और कौन से रूलर ने कब कब बनवाई इनकी भी चर्चा करेंगे। चौथा क्या बात करी थी हमने, भित्ति अभिलेख। ठीक है, तो भित्ति अभिलेख बेसिकली दीवारों के ऊपर, जो दीवारें होती थी किसी भी जगह पर, उन दीवारों के ऊपर बहुत सारी चीजों को लिखवा दिया करते थे वहां के शासक। अब वो दीवारों के ऊपर लिखी हुई चीजें या फिर दीवारों पे बहुत सारी चीजें पेंटिंग्स के फॉर्म में बना दी जाती थी, उससे लोग लॉजिक लगा लिया करते थे कि वहां पर जो प्रॉपर जो भी लेख लिखा गया, इस लेख को इस शासक ने लिखवाया होगा। अब पिलर पे भी शायद उतना मटेरियल ना आ पाए, तो किस पे आ जाएगा, दीवार के ऊपर आ जाएगा, दीवार के ऊपर ज्यादा आ जाएगा। तो दीवार के ऊपर जो भी अभिलेख लिखे जाते थे वो सारे के सारे भित्ति अभिलेख के फॉर्म में जाने जाते हैं। इसका आज के समय में मॉडर्नाइज फॉर्म देख लो। ठीक है, मॉडर्नाइज फॉर्म जितने भी निकलोगे रोड के साइड से, तो आप दीवारें देखते हो, दीवारों के ऊपर पेंटिंग वेंटिंग होती है, खोया हुआ प्यार पाए, हकीम बंगाली बाबा, वो सब लिखा हुआ होता है। वो आज के समय का मॉडर्न भित्ति अभिलेख है। ठीक है, जिसको पेंटिंग के फॉर्म में लोगों को दर्शाया जाता है, जिसको एडवर्टीजमेंट के तौर पर यूज किया जाता है ना। तो उस समय के लोग वैसा एडवर्टीजमेंट किया करते थे, वो उस तरीके से चीजों को बताया करते थे। तो ये अभिलेख सारे के सारे इस तरह से डिवाइड किए जाते हैं। तो ये अभिलेखों की आप श्रृंखला याद रखिएगा, 4 तरीके के अभिलेख हैं और चारों तरीके के अभिलेख ऐसे डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा चलो बस आ जाओ वापस। कोई हकीम रहमानी का नंबर मान रहा है क्या? देखो सोर्सेज की बात अगर करें तो सोर्सेज के यही तमाम प्राचीन इतिहास को जानने के या मध्यकालीन आधुनिक सारे इतिहास को जानने के यही कुछ सोर्सेज हैं जिनसे हमने पूरे इतिहास को जाना। ठीक है, अब इन इतिहास को जानने के बाद में इस पूरे सोर्सेज में प्राचीन इतिहास का जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो टॉपिक है आपका वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा, सिर्फ आज उसका समाज बता दूंगा आपको कि समाज कैसा है। कल हम लोग इसको बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि वैदिक सभ्यता किस तरीके की थी और क्या क्या चीजें उसमें हुआ करती थी। तो वैदिक सभ्यता की बात हम लोग कल तो कर ही लेंगे डिटेल में। आज इसकी कुछ समाज की बात कर लेते हैं कि वैदिक सभ्यता के लोग क्या थे और यहाँ का समाज किस तरीके से रहा करता था और कौन लोग वैदिक सभ्यता के पार्ट बने। ठीक है, तो अगर हम लोग वैदिक सभ्यता के इरा की बात करें तो कोई पीरियड पढ़ाया, बताएगा टाइम पीरियड क्या था? 1500 BC to 600 1500 से लेकर 600 तक। कल ही हम लोग ने बात की थी इसकी, कल बताया भी था मैंने आपको। 1500 से लेकर 600 का टाइम पीरियड। सर 2 पार्ट में। हाँ बस वही आ रहा है। ठीक है, तो बात करें अगर तो 1500 BC से लेकर 600 BC तक ये पूरी की पूरी जो है वैदिक सभ्यता है। ठीक है, बीसी की बात ईसा पूर्व है, सबको पता है ना, BC AD वाला डिवीजन पता है सब लोग। तो ये ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये रिवर्स आ रहा है, 1500 से 600 की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो 1500 से 600 को 2 चीजों में डिवाइड किया गया, 2 एजेस में डिवाइड किया गया। एक को बोला जाता है अर्ली वैदिक। ठीक है, और ये अर्ली वैदिक का जो काल है वो 1500 से लेकर 1000 BC तक डिवाइड किया गया। उसके बाद में सेकंड जो पार्ट आता है इसमें है वो है लेटर वैदिक या उत्तर वैदिक आप इसको कहते हैं। ये जो कालखंड है ये 1000 से लेकर 600 BC तक आता है। ठीक, बेसिकली इसको वेदों के आधार पर भी डिवाइड किया गया। ठीक है, अर्ली वेदास इस समय में आए और लेटर वेदास इस समय में आए। ठीक है, तो इनको वेदों के हिसाब से डिवाइड किया गया। बोले वैदिक सभ्यता की शुरुआत बता दीजिए कहां से हुई, कैसे हुई और लोग इसके बारे में जाने कैसे। तो बेसिकली इसको बोला ही जाता है कि जैसे जैसे वेदों का आना शुरू हुआ वैसे ही वैसे लोगों ने उसके आधार पर अपना समाज बसाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वेदों के आधार पर बोला जाता है वैदिक सभ्यता बनी और वेदों के आधार पर ही वैदिक सभ्यता का समाज बना। तो जैसे जैसे लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया वो वेदों के ऊपर आकर यहाँ पर पूरी तरीके से निर्भर हो गए और समाज अपना वैसे ही बनाते चले गए। इस पूरे समाज को आगे बढ़ाने वाले लोगों में जो एक ट्राइब आती है जिसका नाम है आर्य। ठीक है, तो ये जो वैदिक समाज की सबसे ज्यादा हाई क्लास की ट्राइब बोला जाता था, जिसको बोला जाता था आर्यंस या आर्य बोला जाता था। तो आर्य ट्राइब यहाँ पे वैदिक सभ्यता के अंदर है। अब ये सभ्यता जैसे ही आई, इस सभ्यता के आने का ही जो तरीका है वो तरीका ही है
कह सकते हैं हम लोग वॉर्ड्स, और वॉर्ड्स की जहां पे बात होती है वहां क्या होते हैं, शासक आ जाते हैं, ठीक है, शासक वर्ग आ जाते हैं। वॉर्ड्स की अगर हम लोग बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के विघटन का एक तरीका यह भी बताया गया, शायद वहां पर आर्यों ने अटैक कर दिया, इस वजह से पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई, ठीक है। एक कारण बताया जाता है, अदर और भी नेचुरल कैलेमिटीज भी कारण है कि बाढ़ आ गई होगी, भूकंप आ गया, जो भी चीजें आई होगी, बहुत सारे कारण, लेकिन एक कारण यह भी माना जाता है कि शायद वहां पे कुछ शासकों ने या आर्यों ने वहां पे अटैक कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सिंधु घाटी सभ्यता से सीधा सीधा वैदिक सभ्यता शुरू हो गई। अब लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग 1750 में खत्म कर चुके हैं, ये शुरू हो रही है 1500 में, बीच में 250 साल क्या हो रहा है, 250 साल आती है कोल्ड वॉर। हाँ इतिहास पढ़ लिया, कहानी बनता है। बताओ 250 साल क्या हुआ? नई सभ्यता का उदय हो रहा है, इसलिए 250 साल लग गया। हाँ उसका प्रमाण नहीं मिला, जब चरम पे पहुंच जाती है वो प्रमाण मिलने लगता है। अच्छा, तो मतलब ये 250 साल में एक नई सभ्यता बन रही है, इस वजह से ये 250 साल का गैप है, 250 साल लग गए। अभी तो हमने बोला वॉर करा, अटैक करा, खत्म करा, नई सभ्यता आ गई, एक कारण ये बताते हैं लोग, फिर 250 साल लग गए। 250 साल में समेट पाएंगे ये सिंधु घाटी को, ऐसा हुआ होगा क्या? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, बोलो, कुछ तो होगा अंदर आपके जो फड़फड़ा रहा होगा, बाहर निकल क्या ये बोल, ऐसा क्या हुआ? ये तो लॉजिकल है, और चलो बड़ा इलॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन आंसर तो दो। 250 साल क्या हुआ? ऐसी सभ्यता क्यों एक नई सभ्यता बन गई और हम 250 साल में कर क्या रहे हैं? सो रहे हैं, 250 साल सोए हैं। हाँ ऐसे दो, आलतू फालतू आंसर दो बिल्कुल, मैं सुनूं तो तुम लोग के अंदर कितना टैलेंट है। सो रहे होंगे, एक अच्छा आंसर। और नहीं मिलेगा इंटरनेट पे, गूगल पे नहीं लिखा है। और जो आर्य उनका आगमन हो रहा है, तो दोनों के मिक्स मतलब वो ये तो समझ ही नहीं आया, तो सो रहे हैं समझ तो आ गया, ये समझ नहीं आया, ये क्या था नहीं समझ पाया। बताओ, कुछ बताना चाहते हो? सर इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक कारण तो बाढ़ था जिस कारण से वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये एक प्रकार से कबीलाई संस्कृति थी यहाँ। और ये जो आर्य लोग थे, ये भी देखा जाए तो उसी का पार्ट है। और इनको वैदिक काल में इसलिए रखा गया क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है। अच्छा, तो सर ये भी हो सकता है एक प्रकार से, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गई थी ना, तो उसको थोड़ा सा ग्रोथ करने में समय तो लगेगा ना सर। इनके कहने का मतलब ये है कि जो वैदिक सभ्यता है, जो आर्य बात हो रही है, वो शायद सिंधु घाटी सभ्यता के ही पुराने लोग थे, ठीक है। और धर्म के आधार पर जैसे वेदों में लिख दिया गया आर्यों के बारे में, तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी ट्राइब डेवलप करी, कबीलों में रहते रहते ये लोग शहरों में आके बसना शुरू हो गए, और शहरों में इन्होंने अपना एक नया राजतंत्र बना लिया। ये वही लोग थे इनके हिसाब से। लेकिन आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हम लोग द्रविड़ जनजाति के लोग बोलते हैं ना, द्रविड़ ट्राइब बोला जाता है, लेकिन यहाँ की ट्राइब को हम लोग आर्य ट्राइब बोल रहे हैं। तो द्रविड़ और आर्यों में तो बहुत ही भयंकर लड़ाई है आपस में, तो ये लोग उन्हीं से उत्पन्न हुए लोग नहीं है। पहली बात, दोनों अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग। हाँ कुछ आया था बाबा? अच्छा, पिछले 3 साल कहाँ गए आप लोग, कुछ पता आपको? कोविड में गए क्या? 2020, 2021, 2022, ये 3 साल आपको पता नहीं चले ना कहाँ चले गए। 2019 के बाद अब जागे अंडरटेकर की तरह एकदम, तो दिखा 2024, ठीक है। तो ऐसे कुछ हुआ कि मतलब ये अगर आप काउंट करो, सच में बैठ के 2019 से 24 कब आ गया नहीं पता चला।
है ना, मतलब 5 साल निकल गया कोविड हुए और हमको लग रहा है ये कल ही की बात है, ऐसा लगा करता है। ऐसे पीरियड्स जो होते हैं उनको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड्स होते हैं, ठीक है। मतलब एक नई एज से जब डेवलप होना शुरू होती है तो पुरानी एज जब खोना शुरू होती है तो उसके बीच में लगा हुआ समय जो होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। तो जब भी कोई सभ्यता विकसित होती है, एक नई सभ्यता जब भी आती है तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन होने में जितना समय लगता है वो समय है ये 250 साल यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक सभ्यता में लगा। इसका दूसरा सबसे प्रमाणित आंसर ये है कि इन 250 साल का कोई इतिहास ही नहीं, ना किसी किताब में मिलेगा, ना किसी सोर्स में मिलेगा, ना किसी, आप कहोगे यार मैंने जितनी सोर्सेज आपको बताई किसी सोर्स में इसके बारे में व्याख्यान ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं है कि 1750 से लेकर 1600 बीसी तक क्या हुआ, ठीक है। और अगर 1750 बीसी से लेकर 1600 बीसी तक गूगल भी अगर आपको दिखा दे ये हुआ तो गूगल भी बीसी ही कर रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है, फालतू की बात है, ठीक है। तो 1750 से 1600 बीसी तक मतलब बेसिकली कुछ नहीं हुआ, 1500 बीसी तक, ऐसा इतिहास ही नहीं लिखा गया, ठीक है। और जब ये अरे तुम लोग तो दवा गया था, सच बता रहा हूँ, गूगल के अंदर भी आंसर नहीं मिलेगा। तो ये जो 250 साल का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसीलिए इसको पढ़ते नहीं, है ना। सिंपल सा आंसर ये हो सकता था, जैसे उसने बोला सोते हैं, सोते थे, ऐसा भी बोल सकते थे सर लिखा ही नहीं है कुछ, तो हम क्या पढ़े, है ना। तो मैंने इसलिए बोला इलॉजिकल आंसर है इसका, लेकिन आंसर वही सटीक है। तो 250 साल जब कोई प्रमाण ही नहीं लिखे तो हम क्या पढ़े उसके बारे में, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जरूर था कि 250 साल में एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता बनी होगी, ठीक है। चलिए आ जाते हैं वैदिक सभ्यता के ऊपर। ये वैदिक सभ्यता जब स्टार्ट हुई, इस वैदिक सभ्यता के स्टार्ट होने के पीछे आर्यों के आगमन को माना जाता है, लेकिन आर्य कौन थे, कहां से आए, इसके ऊपर बहुत चर्चाएं हैं, ठीक है। आज के समय में भी डिबेट का वन ऑफ द टॉपिक होता है कि हु वर आर्यास, आर्यास थे कौन, आर्य आए कहां से थे, और आर्यों का ऐतिहासिक दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो है क्या, तो क्या आर्य भारतीय थे, आर्य विदेशी थे, या आर्यों के अगर प्रमाण की बात करें तो आर्य हैं कौन, कोई बताए। सर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। हाँ, तो हम इस विद्वान से जानना चाहते ये विद्वान क्या कहता है। सर मैं तो सर क्या कह सकता हूँ, विद्वान के हिसाब से बोलना पड़ेगा ना। अब चलो विद्वान के साथ कौन से विद्वान को आप कोट करते हो कि ऐसा माना है उसने और ये सही होगा। सर कौन? बहुत सारे विद्वान हुए हैं, जैसे सर दयानंद सरस्वती देखा जाए तो हाँ। वो सर आर्य समाज के प्रवर्तक थे। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने सर तिब्बत बोला है, हाँ। तिब्बत से आए। बाकी सर 10-12 लोग। अच्छा, ये जो दयानंद सरस्वती का आर्य समाज है और यहाँ के जो आर्य से दोनों सेम है? नहीं सर अलग अलग है। तो फिर दयानंद सरस्वती उस आर्य को उस आर्य के बेसिस पे कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। उन्होंने बोला है ना। और कोई आर्यस कौन थे, कहां से आए थे? बहुत करंट में डिबेट चलती है इसके ऊपर। कई सारे, अगर आपने कोई भी ऐतिहासिक चैनल फॉलो कर रखा होगा यूट्यूब के ऊपर, तो आपको वहां पे जरूर दिखेगा कि एक डिबेट का एक पार्ट जरूर है कि आर्य कौन थे, कहां से आए थे आर्य, भारत का इतिहास है क्या आर्यों को लेकर, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। उत्तरी पश्चिमी साइड से आए थे। उत्तरी पश्चिमी साइड से, उत्तरी और पश्चिमी साइड से, ठीक है। तो मतलब सब ना उत्तरी पश्चिमी। हाँ, तो देखो बेसिकली अगर मैं इसके एक आंसर के ऊपर आऊं कि आर्य कौन थे, और सबसे प्रमाणित आंसर की बात करें अगर हम लोग, तो प्रमाणित आंसरों में से एक आंसर मिलता है, और वो आंसर मिलता है कि आर्यों का जो बेसिकली डिवीजन है, ट्राइब के फॉर्म में ले लो या फिर एक समाज के फॉर्म में ले लो, वो जो उनका व्यक्तित्व देखने को मिलता है वो व्यक्तित्व भारत का ही है, भारतीय ही लोगों का है, उसी संस्कृति से पूरा का पूरा उद्भव माना जाता है। लेकिन कई सारे जो लोग हैं, उन्होंने दार्शनिक लोगों ने ये बात तक लिखी है कि आर्यों का आगमन यूरोप से हुआ था। एक दार्शनिक इस बात को बोलते हैं कि आर्यों का आगमन यूरोप से हुआ है। एक दार्शनिक बोलते नहीं, ये तो उत्तर पश्चिमी का इलाका है, वहां से हुआ है। कोई बोलता नहीं, चाइना के ऊपर का जितना रीजन है उस पूरे के पूरे रीजन से ये लोग यहाँ पे आए। कोई बोलता नहीं, ईस्टर्न साइड का जो रीजन है, एशिया का ईस्टर्न का रीजन है, वहां से ये लोग भारत के अंदर आए होंगे। और एक तो उन्होंने हद ही कर दी बोलने की, उन्होंने बोला ये लोग दक्षिण भारत से आए,
मतलब दक्षिणी इलाके से उत्तर के इलाके की तरफ आए होंगे, ठीक है। लेकिन हम आर्यों का आगमन तो देखते हैं कि ये इस तरीके से आ रहा है, तो ये इस तरीके से कैसे आ सकते हैं, है ना। तो दक्षिण भारत का जो इलाका है वहां से आगमन, इसका स्पष्टीकरण दिया जाता, जो कि सही नहीं माना गया। लेकिन अगर हम लोग सबसे ऑथेंटिक प्रूफ माने तो ऑथेंटिक प्रूफ के नाम पे एक हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारी है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने इनको बोला है कि ये अफगान पाकिस्तान के इलाका जो आज के समय में प्रेजेंट टाइम है, इस कुछ इलाके से भारत के अंदर एंटर किए थे, ठीक है। उत्तरी ध्रुव के बाद में उन्होंने प्रमाण दिया है, इस बात को लेकर उन्होंने दिया है, तभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने यही बात बोली थी क्योंकि उत्तरी ध्रुव के बाद में ये लोग कहाँ बसे, आके अफगान और फिर पाकिस्तान का जो मॉडर्न डे इलाका वहां से इन्होंने भारत के अंदर एंटर किए। आप लोगों ने ये बात तो सुनी होगी ना कि जब सिंधु घाटी सभ्यता पुरा पाषाण काल के लोग मध्य पाषाण काल आए और मध्य पाषाण से सीधा सीधा नव पाषाण में आए, तो उस समय में बहुत बड़ा एक बवाल हुआ था कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई थी, उस पॉपुलेशन का बंटवारा हुआ कि आपस में लड़ाई हो गई कि मध्य पाषाण के लोगों ने निकाल कर फेंक दिया कुछ लोगों को अपने इलाके से। ये सारे के सारे इलाके फारस की जो खाड़ी है उसके आसपास रहा करते थे, लेकिन जब उनको निकाल के फेंका गया वो लोग कहाँ आ गए, नए इलाकों की तरफ बढ़े, जैसे पाकिस्तान की तरफ बढ़े जो आज के समय का पाकिस्तान है, कुछ लोग भारत की तरफ बढ़े, भारत की तरफ आए। इन्होंने ही मॉडर्न में क्या करा, नव पाषाण काल का जन्म हुआ। तभी नव पाषाण काल के बाद से हमको फसलों का देखने को मिलता है कि फसल आई, फसल से लोगों ने जीवन व्यतीत करा, वरना उससे पहले तो लोग सिर्फ और सिर्फ मांस मच्छी खा रहे हैं, वो जानवरों को ही मार मार के खाते थे, है ना। लेकिन नव पाषाण काल से ये सब चीजें सभ्यताएं बदलना शुरू होती हैं धीरे धीरे, मानव का जो विकास है वो इस तरीके से हुआ। यही बात बाल गंगाधर तिलक कहना चाह रहे हैं कि ये लोग उत्तरी ध्रुव से जब निकले तो धीरे कहां पे पहुंचे थे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो मॉडर्न डे इलाका है वहां पहुंचे और तब ये लोग भारत में एंटर किए थे। अगर हम लोग इनके उद्भव की बात करें तो मैं इन्हें भारतीय मानता हूं, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। तो इस बात को उन्होंने ऑथेंटिक फॉर्म में बोला। अब क्योंकि हमारे यहाँ के राइटर ऐसे बोल रहे हैं, हम उस बात को काट भी नहीं सकते, खारिज भी नहीं कर सकते और उस बात को ये भी नहीं कह सकते, उसके ऊपर किसी तरीके का संशय भी नहीं रख सकते। तो बेसिकली हमें मानना पड़ा कई सारे राइटर्स के बेसिस पे कि आर्य समाज का उद्भव जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय समाज से ही निकला हुआ है और इन्होंने अपनी संस्कृति जैसी डेवलप करी या संस्कृति की देखने को भी मिली, वो प्रॉपर कैसे दिखी, जो भारतीय कल्चर से पूरी तरीके से प्रभावित है ना। अब उसके अंदर आर्यों की अगर बात की जाए तो यूरोप से लोग इसलिए लॉजिक लगाते थे कि यूरोप में बहुत मूर्ति पूजा होती थी, अरब के जो देश थे वहां बहुत मूर्ति पूजा होती थी, ऐसे इलाकों से लोग समझते थे कि आर्य आए और उन्होंने भारत के अंदर मूर्ति पूजा की नींव डाली होगी, ऐसा मानते थे। लेकिन ये एक्चुअल में सत्य नहीं था। सत्य यही था कि भारत के अंदर ही कहीं ना कहीं आर्य समाज का हम लोग या वैदिक समाज का विकास देखते हैं, यहीं पे ये लोग डेवलप हुए और यहीं पे लोगों ने अपना पूरा समाज क्रिएट किया, ठीक है। कुछ लोगों ने इनको बोला है कि इस समय में विदेशी आक्रमण भारत में सबसे प्रथम हुआ तो वो आर्यों का हुआ, ठीक है, ऐसा बोला है। लेकिन इस बात में कितना तथ्य है कितना नहीं है हम लोग इस बात को अभी क्लियर नहीं समझ सकते, ठीक है। मैंने इसलिए बोला कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग को प्राचीन इतिहास से ही तो पता चला, लिखित स्रोत के फॉर्म में, लिखित सोर्सेस के फॉर्म में, तो वैदिक सभ्यता के फॉर्म में अगर हम लोग बात करें, वेद क्या मानते हैं, वेदों की अगर बात की जाए तो वो आर्यों को भारतीय ही मानते हैं और भारत की संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। तो हम लोग लिखित साक्ष्य के आधार पर ही जाते हैं, ठीक है। बाकी कौन कौन क्या क्या कह रहा है उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आर्य कौन थे, आर्य कहां से आए थे, तो इसके ऊपर आपको सभी लोगों के मत लिखने पड़ेंगे और सभी लोगों की व्याख्या करनी पड़ेगी कि इन लोगों का ये मानना था, ठीक है। तो बेसिकली अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस अगर मैं बोलूं तो वो क्या था, अगर आप लोग इस दोनों एज के अंदर एक डिफरेंस को सॉर्ट आउट कर पाए तो वो डिफरेंस इन दोनों एज में क्या था कि ये अर्ली से लेटर वैदिक बन क्यों गया, हमने इसको सीधा 1500 से 600 तक क्यों नहीं पढ़ा। सर अभी वाले में मात्र पूजा क्या होता था, मात्र सत्तात्मक था ना, अभी मात्र सत्तात्मक, वैदिक समाज और मात्र सत्तात्मक नहीं, मात्र सत्तात्मक अगर कहना है तो सिंधु घाटी को एक बार कह लेना, लेकिन वैदिक सभ्यता पूरी की पूरी पितृ सत्तात्मक है, पूरी 1500 से ही शुरू होती है और पितृ सत्तात्मक ही शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पे आर्य है और आर्य एक मैन ट्राइब है और वो मैन ट्राइब वॉर करके अपने पूरे के पूरे रीजन को कैप्चर कर लिया, तो पितृ सत्तात्मक। और कोई कुछ बोल रहा था,
विचारधारा तो मुझे पहले जैसे पहले जो विचार, था हाँ। जाति वेद वो पहले वंश के आधार पर था, फिर हाँ। वो कर्म के आधार पर हो गया। हाँ, बेसिक एक सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे यही हुआ, इसलिए इसको 1000 में क्रिएट कर दिया गया और डिफरेंट अलग अलग बना दिया गया, क्योंकि हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था अगर अगली वैदिक की बात करें तो ये कर्म के आधार पर थी, फिर वंश के आधार पर, और बाद में क्या हुआ, ये वंश के आधार पर हो गया लेटर वैदिक एरा में। तो कर्म के आधार पर, जैसा मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था, एक परिवार है ब्राह्मण, अगर वो है पिताजी, तो उनके घर में जितने भी बेटे होंगे वो अलग अलग व्यवसाय को या अलग अलग अपने ऑक्यूपेशन को फॉलो करके एक ही परिवार में चारों लोग हो सकते हैं, ऐसा माना जाता था, ठीक है। लेकिन ये जब जाति व्यवस्था बदली और ये वंश के आधार पर होना शुरू हो गई, तो ये वंशानुगत जो पूरा का पूरा डिवीजन हुआ, इस वंशानुगत डिवीजन ने इसको क्रिएट कर दिया लेटर वैदिक एरा में। अब ये बन गया उत्तर वैदिक काल। इस उत्तर वैदिक काल के अंदर बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो गए, नए वेद आए, जैसे उन नए वेदों में नए तरीके की बातें हुई, और उन नए वेदों के अंदर जब नए तरीके की बातें हुई तो उन बातों के अंदर कुछ चीजें झलकना शुरू हो गई, जिसने यहाँ दर्शा दिया कि वंश और जाति व्यवस्था कुछ है ना। तो वंश और जाति व्यवस्था की जो थोड़ी बहुत चर्चाएं हैं, जो लास्ट वेद है आपका कौन सा, अथर्ववेद, और अथर्ववेद के अंदर कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी जहां पे जाति व्यवस्था के बारे में चीजें मेंशन की गई हैं, और जाति व्यवस्था के अंदर बोला गया ईश्वर सबसे ऊपर, ईश्वर के नीचे ब्राह्मण, ब्राह्मण के नीचे क्षत्रिय, क्षत्रिय के नीचे वैश्य, और वैश्य के नीचे शूद्र, और शूद्र के नीचे भी एक और है, कौन? प्रीति के नए अंक आ रहे हैं, कुछ अलग ही बताते हैं, कुछ अलग ही आदि होती। बताओ, शूद्रास के नीचे भी एक और चीज, एक और वर्ग को रखा गया जो बाद में ऐड किया गया। इस वर्ण को क्या बोला है? अरे वर्ण व्यवस्था में शूद्रास को अगर और डिवाइड करो तो शूद्रास और किस पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं? दास। शूद्रा को और अगर डिवाइड करोगे अगर आप, कि शूद्रास की श्रेणी और क्या हो सकती है, अगर शूद्रा को और डिवाइड करोगे, जैसे शूद्रा को सेवक बोला गया ना, कि सेवा करने वाले, समाज की सेवा करने वाले, गुलाम, सही बता रहे, गुलाम। कहाँ से नहीं है गुलाम, कहाँ जाएगा, उदास का भी तो हो गया। शूद्रा के नीचे कोई एक श्रेणी और डेवलप, ऑप्शन बहुत सिंपल है, बस तुम लोग बता नहीं हो, अभी तो नाम लूंगा सबको बता तुमसे अच्छा हिंट कौन देगा, आदि वाली ऐसे हिंट ही दूंगा फिर मैं अलग अलग नहीं, कुछ हिंट तुमको पता है सब, इसमें क्या हिंट दूं? अब आप समाज को डिवाइड करो, समाज को डिवाइड करो, सबसे ऊंचे तबके में ब्राह्मण को रखा जाता है, फिर क्षत्रिय को रखा जाता है, फिर वैश्य को रखा जाता है, फिर शूद्रास को रखा जाता है। अगर शूद्रास के भी कोई नीचे आएगा तो वो कौन होगा? कौन होगा? बच्चे हो तुम लोग, इतना सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो, और अभी मुझे बता रहे हो कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ ली, वैदिक भी पढ़ ली। अभी तो मैंने सब पढ़ लिया, कह तो रहते कि वैदिक भी पढ़ लिया हमने, किसी ने बोला तो वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के पहले ही खंड में ये बात बताई जाती है, वो कहती नहीं बताई, ये सही है, ये क्वेश्चन मार्क है, और यह तुम लोग का होमवर्क। अब ढूंढ के लाओ कि शूद्रास के नीचे कौन सा वर्ण होता है, कौन सा वर्ण है जो शूद्रास के नीचे, और कल क्लास में आते ही बता देना मुझे, ठीक है? हाँ, और मुझे अभी पता है बहुत, मतलब मुझे खुजली हो रही है जबान में, मैं बोल दूं, मैं बोलूंगा नहीं, मैं जानबूझ के नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम लोग थोड़ी खोपड़ी लगाओ, ठीक है? चलो, हाँ गूगल, हे गूगल, हेलो, मत कर दो, कल की बात करिए, कल लेके
उसको बंद ही कर दो, ठीक है। तो ये देखो पूरा एक मैंने आपको एक सिर्फ और सिर्फ आइडिया दिया है अभी कि हम लोग पूरा प्राचीन इतिहास का जो खंड पढ़ेंगे कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। ऐसी क्लास में मजे होते रहेंगे, ठीक है, मजे में पढ़ते रहेंगे और कब खत्म हो जाएगा प्राचीन इतिहास पता भी नहीं चलेगा। बस यहाँ सेट होना चाहिए, है ना। मजे मजे में चीजें इतनी मत उड़ा देना कि यहाँ रुके ना, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ रुकनी चाहिए। आज के जितने क्लास की जो भी व्याख्याएं हुई उन व्याख्याओं के कीवर्ड्स सारे के सारे कल एक कॉपी पे नोट करके आएंगे, सेकंड होमवर्क ये है। कीवर्ड समझ रहे हैं आप लोग? जो बड़े बड़े शब्दों को मैंने आज यूज किया है उन शब्दों को आप सिर्फ और सिर्फ लिख लीजिएगा, सिर्फ उनकी व्याख्या मत कीजिएगा, व्याख्या करने को नहीं कह रहा हूं, बस सिर्फ लिख लीजिएगा हमने आज के कीवर्ड्स क्या क्या पढ़े, ठीक है। तो आज के कीवर्ड्स में क्या क्या चीजें उसके ऊपर चर्चा हम लोग आगे करते रहेंगे, देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए अभी आइए करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो क्लास में अभी अभी तेज प्रताप ने इमेज भी भेजी, तेज प्रकाश अभी अभी इमेज भी आई है। 2019 से हम लोग 24 में कैसे आ गए आपको कुछ नहीं पता है। हाँ, ये बीच में जो सो रहे हैं ना, जो तो बोला था सो रहे हैं, तो ये वो वाला